अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है इंतकाम इश्क बाय माहिन मलिक, एपिसोड 5। आपी खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है। तूबा ले जाओ इसे। क्या हो गया है आपी? थोड़ा सा तो खा ले। 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे खाने की नहीं, सुकून की ज़रूरत है तूबा। ज़ारा आंसू पीते नरमी से बोली थी। तूबा ने नासमझी से उसे देखा। मेरा दिल फट जाएगा तूबा, मेरे दिमाग की रगें दुखती है, मगर मजाल है जो कोई एक फट के काम आसान कर दे। मेरी आंखें अब और रोने से इनकारी है, मगर फिर भी आंसू बाहर आना चाहते हैं। मुझे सुकून नहीं मिलता है, चाहे मैं जितना भी रो लूँ। मेरे इर्द गिर्द वहशत बढ़ती रहती है। मुझे लगता है मैं किसी बोझ तले दबती जा रही हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरी सारी रात बेचैनी और रोने में गुजर जाती है, और मेरा दिल करता है मैं खुद को मार डालूँ। ज़ारा हिचको ले लेते रोती हुई वो मुकम्मल खामोश हो गई थी। नहीं है ना तुम्हारे पास भी कोई हल? मुझे पता था, ज़ारा आर्जर्दगी से बोली थी। किसने कहा आपी कि मेरे पास कोई हल नहीं है? मेरे पास आपकी बेसुकूनी का हल है, आंखों में देखती बोली। आपको पता है आपी, माँ की गोद और नमाज, ये वाहिद 2 जगह हैं जहाँ अल्लाह ने सुकून ही सुकून रखा है। नमाज दिलों का सुकून है आपी। आप नमाज पढ़े, आपको सुकून मिलेगा। आप कुरान पाक पढ़े, आपको सीधा रास्ता मिलेगा। और अगर आप तहज्जुद की पाबंद हो गई तो आपको खुदा भी मिल जाएगा। और जैसे खुदा मिल गया ना आपी, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। फिर वो कभी बेसुकून नहीं रहता, क्योंकि फिर उसे अल्लाह की रज़ा में राज़ी आ जाता है। आज इसे तौबा की कही हर बात याद आ रही थी, और वो खुद को बहुत परसुकून महसूस कर रही थी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पे पड़ा था, जिसकी वजह से वो फर्श पर जा गिरा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमजा मीर, मेरी माँ को रुलाने की? आर्यान इंतहाई गुस्से में बोलते उसका गिरेबान पकड़ा था। वो मुस्कुराते आर्यान को गले लगाया था। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे भाई, दूर रहो मुझसे हमजा। मीर, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, कुछ नहीं लगता मैं तुम्हारा। हमेशा तुमने मुझसे दूर रखा, मुझसे हर बात छुपाई। आर्यन के लहजे में दुख था। हमजा की नज़रें झुकी थी। बहुत हुआ, अब तुम मेरे साथ चल रहे हो। मम्मा बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। हमजा ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला था। मैं नहीं जा सकता भाई। आर्यन ने खामोश नज़रों से उसे देखा, और हमजा ने उसकी रात की हुई हर बात आर्यन की गोश गुजार कर दी। आर्यन खामोश हुआ था। हमजा ने काफ़ी सारी और बातें भी आर्यन को बोली थी। तो ये है तुम्हारा आखिरी फैसला? इसके पूछने पर हमजा ने सर हिलाया। तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो हमजा? नहीं, मैं हम दोनों का सोच रहा हूँ। एक दिन ये सबको होना ही है, तो ऐसे ही सही रह लोगे उसके बगैर? आर्यन के सवाल ने से पल भर के लिए खामोश किया। जी, रह लूँगा। ऐसे आर्यन ने उसकी तवज्जो होलिये की तरफ दिलाई थी। कुछ दिनों में क्या हाल बना दिया तुमने। अपनी बड़ी हुई शेप, सुर्ख आंखें, जैसे पता नहीं कब से नहीं सोए, और चेहरा देखो अपना फीका पड़ गया है एकदम। अभी ये कुछ दिन हुए हैं, सारी ज़िंदगी का सोच लो फिर। तुम्हारे आर्यन बोलता हुआ सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैं इसे और तकलीफ नहीं दे सकता भाई, यही सही है हम दोनों के लिए। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। और उदासी से भरी आंखें आर्यन की आंखों में डाले बोला था। सही, जैसे तुम्हारी मर्जी। मम्मा को ले आऊँगा, वो मिलना चाहती है तुमसे। मुझसे इनसे मिलने की हिम्मत नहीं है भाई। हमजा ने रुख मोड़ा था। इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तो अब हिम्मत भी रखो हमजा। वो उसे वहीं खामोश छोड़ता फार्म हाउस से निकल गया था। आज 16 दिनों बाद वो सब खाने की टेबल पर एक साथ मौजूद थे, सिवाय हमजा और आर्यन के। सबके चेहरों पर उदासी छाई थी, मगर अवन साहब, समीरा बेगम और आसिया बेगम कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। वो तीनों चुपचाप खाना खा रहे थे। जब अवन साहब ने ज़ारा को मुखातिब किया, आपकी यूनिक फंक्शन कैसा रहा बेटा? अच्छा रहा, वो मुख्तसर जवाब देती फिर से खाने लगी। समीरा बेगम ने उन्हें आंखों का इशारा किया था। वो समझते हुए फिर से बोले, बच्चों आपकी मम्मा आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। इन तीनों ने समीरा बेगम की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था, और ये सब नहीं बोल सकती थी, मगर हमजा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। खुद को तैयार करते वो बोलना शुरू हुई थी। जैसे आप सब जानते हैं, हमजा घर वापस नहीं आना चाहता। वजह भी आप सब जानते हैं। ज़ारा का झुका सर मज़ीद झुका था। मगर अब जब मैं गई थी तो हमजा ने बोला है वो घर आने को तैयार है। फैसल और तुबा जो इनकी अगली बात का इंतज़ार करते खुशी से झूम उठे थे। ज़ारा खुश थी, मगर उसे हमजा की बात हजम नहीं हुई। वो वादे का पक्का है, और ये बात ज़ारा से बेहतर कौन जान सकता है। मगर उसने एक शर्त रखी है, और ज़ारा की सोच दुरुस्त साबित हुई थी। वो क्या? तुबा उदास होती बोली। समीरा बेगम ने अवन साहब की तरफ देखा था। अपना हाथ उनके हाथ पर रखते उन्होंने समीरा बेगम को तसल्ली दी। बताएं मम्मा, क्या शर्त है हमजा की? फैसल बेचैनी से बोला। वो ये कि ज़ारा के लिए जो हमदानी साहब के बेटे का प्रपोजल आया है, इसे हाँ कर दे। ये बात इन तीनों पर बिजली की तरह गिरी थी। ज़ारा खाने की प्लेट दूर करती गुस्से से उठी थी। वो होता कौन है? अब वो तय करेगा कि मुझे किसके हाँ करनी है और किसको नहीं। इसको ये हक किसने दिया?
ज़ारा आग बगोला होती चेहर घसीटते बोली थी, बेटा आप बात समझे, एक लफ्ज़ नहीं मामा, अपनी इस हरकत का जवाब वो खुद देगा। ज़ारा गुस्से से बोलती, कार की कीज उठाती, उनको शिश्तर कर छोड़ती वहाँ से निकली थी। अवन साहब, समीरा बेगम और आसिया बेगम ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनके चेहरों पर परेशानी थी, पर वो जानते थे सब कुछ बहुत जल्द ठीक होने वाला है। ज़ारा को वहाँ से गए कुछ ही मिनट गुजरे थे, आसिया बेगम को अपनी तबीयत बोझल होती महसूस हुई। वो बेहोश होती ज़मीन बोस हुई थी। अवन साहब जो खासे परेशान खड़े थे, दौड़ते हुए उनके पास पहुँचे थे। अम्मा क्या हुआ आपको? आंखें खोलें। बाकी सब भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। क्या हुआ अम्मा को? अम्मा आंखें खोलें। फैसल, गाड़ी निकालो जल्दी। फैसल भागता हुआ बाहर की तरफ गया था। वो रश ड्राइविंग करती हमजा के फार्म हाउस पहुंची थी। गार्ड्स उसे गुस्से में आता देख बिगैर कुछ बोले गेट वाक किए साइड पर हुआ था। वो बिगैर नॉक किए तन फन करती उसके कमरे में दाखिल हुई थी, जिसका सबब ये बना था कि उसे अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा था। हमजा जो अभी नहा के बाहर आया था, शर्ट पहनने ही वाला था कि ज़ारा ने दनाती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई थी। लगता है गुस्से में तमीज़ घर भूल कर आई हूँ मैं, ज़ारा अवन मुल्क। हमजा के ताज़ा तंज पर ज़ारा गुस्से से उसकी जानिब मुड़ी थी। मैं अपनी तमीज़ घर भूल के आऊँ या कहीं भी? तुम होती कौन हो मेरी ज़िंदगी के फैसले करने वाले? हमजा मीर, तुम्हें किसने हक दिया मेरी ज़िंदगी के मामलात में बोलने का? ज़ारा गुस्से से फनकारी थी। हमजा को इसी तरह के रद्द-ए-अमल की उम्मीद थी उससे। मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया, बाकी ये मेरी शर्त ना बनी। अगर मम्मा मुझे बार बार फोर्स ना करती तो वो इतने परसुकून से लहजे में बोला था कि ज़ारा को अपने आप उसके नज़दीक बेमायनी लगा था। तुम्हें जो सही लगा, ज़ारा ने उसकी बात दोहराई थी। तो क्या अब तुम्हारे नज़दीक मेरी इतनी औकात रह गई है कि दूसरों को खुश करने के लिए तुम मेरी ज़िंदगी के इतने अहम फैसले करोगे, वो भी इतनी आसानी से? ज़ारा उसकी आंखों में देखती बोली। हमजा के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे यकीन नहीं आता तुम वही शख्स हो जिससे मैंने मोहब्बत की हमजा, जिसको मैंने अपना सब कुछ माना। मोहब्बत लिबास की तरह होती है हमजा मीर, और जब ये लिबास पहना जाता है तो उसके बाद सिर्फ कफन पहना जाता है। ज़ारा की तमस्कराता उड़ाती आंखें चेहरे पर थप्पड़ जैसी लगी थी। मेरे दिन रात इस एहसास से जुर्म में गुजरे थे कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम थे ही उस काबिल, तुम डिज़र्व करते थे। सही। हमजा उसके आगे कुछ बोलता, उसका मोबाइल बजा था। फैसल के अनगिनत कॉल देखते उसने कॉल उठाई थी। क्या हुआ फैसल, तुम्हारी इतनी कॉल सब खैरियत है ना? हमजा को फिक्र लाहक हुई। वॉट, कौन से हॉस्पिटल में, जल्दी बताओ। हॉस्पिटल के नाम पर वो भी चौंकी थी। ओके मैं आ रहा हूँ, हाँ मेरे साथ ही है। हमजा ने ज़ारा की तरफ देखा। ओके आ रहे हम। ज़ारा जो परेशान आंखों में समाये उसे देख रही थी। हमजा की बताई खबर पर उसका दिल हाथ पर गया था। संभालो खुद को ज़ारा, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना होगा। ज़ारा ने रोती आंखों से उसकी आंखों में झांका था, जहाँ साफ वाज़ेह था कि उसको आंसू हमजा को तकलीफ दे रहे थे। वो जितना भी लापरवाह और बेखबर ज़ाहिर करवा लेता कि उसे अब ज़ारा की कोई फिक्र नहीं, मगर उसकी आंखें उसकी ज़बान का साथ नहीं देती थी। उसकी आंखों में आज भी ज़ारा ही बसती थी, आज भी मोहब्बत थी। बस फ़र्क इतना था कि उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। सब प्लान के मुताबिक हुआ, ऐसे कोई शक नहीं हुआ। यहाँ सब A1 है भाई। मुझे बताएं आप कहाँ तक पहुँचे? मुझे अभी आधा घंटा लगेगा। तुम नेक्स्ट प्लान स्टार्ट कर दो। सब ठीक होना चाहिए फैसल, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। आप फिक्र ना करें भाई, सब वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा है। अब आप कॉल रखें, वो दोनों आने वाले हैं। नेक्स्ट प्लान की तैयारी कर लो। फैसल मोबाइल जेब में वापस रखता डॉक्टर को लिए उस कमरे की तरफ गया था जिसमें समीरा बेगम, अवन साहब और आसिया बेगम मौजूद थे। तूबा उनके प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए कुछ भी मालूम ना होने की वजह से वो प्रेयर रूम में नमाज अदा कर रही थी। ये सारा प्लान आर्यन का तैयार करता था। जब हमजा ने उसको बताया था कि वो ज़ारा को बोले कि वो शादी के लिए हाँ कर दे, तो आर्यन को बहुत बड़ा बेवकूफ़ लगा जो अपनी मोहब्बत अपने हाथों किसी और को सौंपने जा रहा है। मगर आर्यन उसे समझा के और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि इन दोनों को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतारिफ है, इसीलिए उसने इसी रोज़ हमजा की कही हर बात समीरा बेगम, आसिया बेगम, अवन साहब और फैसल की बता दी। बताना तो वो तूबा को भी चाहता था, मगर वो मासूम थी। ज़ारा की हमदर्दी में उसे सब बता बैठती, इसीलिए फैसल के कहने के मुताबिक आर्यन उसे कुछ नहीं बताया और इन सब के साथ मिलकर ये ड्रामा रचा। आसिया बेगम को हार्ट अटैक आना ये सब झूठ था, इन्हीं के प्लान का हिस्सा था। वो सब जानते थे। ज़ारा हमजा के सिवा किसी को नहीं सोचती, और हमजा की कही बात इस पर कैसे असरअंदाज होगी वो सब पहले ही देख चुके थे। डॉक्टर आर्यन मुल्क को जानता था, इसीलिए उसने भी इस झूठे नाटक में उनका साथ देने की रजामंदी दी थी। हमजा और ज़ारा रिसेप्शन से पूछते फर्स्ट फ्लोर पर आए थे, जहां उनके मुताबिक उनकी दादी का इलाज चल रहा था।
ज़ारा सबको परेशान बैठे देख उनके करीब आई थी। मम्मा कैसे हुआ ये सब, क्या हुआ दादी को, वो ठीक तो है ना? ज़ारा रोती हुई इनसे सवाल पर सवाल कर रही थी। समीरा बेगम उसे अपनी औलाद का रोना नहीं देखा जा रहा था। आखिर माँ जो थी। फैसल उनके इरादे से भापते तेज़ी से ज़ारा के पास आया। ज़ारा दादी ठीक नहीं है, उनको हार्ट अटैक आया है। हमजा के कदम लड़खड़ाए थे। ये सब कैसे हमजा के मुंह से बेरब्त अल्फाज निकले थे। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने टेंशन नहीं है किसी बात का जिसकी वजह से उनकी ये हालत है। हमजा और ज़ारा ने बेवक्त एक दूसरे की तरफ दिखा। दोनों की नज़रें झुकी थी। अवन साहब उनकी आंखों से इशारे से फैसल की एक्टिंग को दाद दे रहे थे। वो सब हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। तोबा उनके साथ मौजूद थी मगर वो हमजा नहीं मिली थी। हमजा ने ये बात महसूस की थी मगर बोला कुछ नहीं था क्योंकि ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब नहीं था। डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते देख फैसल और हमजा उनकी तरफ लपके थे। कैसी है मेरी दादी, ठीक तो है ना? वो इन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना डॉक्टर? हमजा को देखते ही पहचान गए थे। ज़ारा भी उसके पीछे आ खड़ी हुई थी। उनके पास वक्त बहुत कम है डॉक्टर। अल्फाज ज़ारा, तोबा और हमजा पर बिजली की तरह गिरे थे। ज़ारा और तोबा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फैसल को अपनी जान को रोते देख दुख हुआ था मगर हमजा और तोबा को एक करने के लिए वो इतनी तकलीफ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार था। क्या हम इनसे मिल सकते हैं? हमजा के सवाल पर डॉक्टर ने हाँ में सर हिला के उसे परमिशन दी थी मगर एक वक्त में सिर्फ एक ही फ़र्द मिल सकता था। डॉक्टर कहते हुए वहाँ से जा चुका था। अवन साहब के कहने पर हमजा उनसे मिलने पहले गया था। हमजा कमरे में दाखिल हुआ था। दादी को मशीनों में जकड़े देख उसका दिल मुट्ठी में आया था। दादी हमजा की आंख से आंसू टपका था। उन्होंने ज़रा सी आंखें खोले हमजा को देखा था। अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी दादी, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। वो हौले से मुस्कुराई थी। अब मेरे जाने का वक्त करीब आ गया बेटा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। दादी फुल एक्टिंग करते हुए झूठ मूठ के आंसू बहा रही थी। ऐसा मत बोले दादी, आपको कुछ नहीं होगा। हमजा ने उनका झुर्रियों भरा हाथ चूमा था। हमजा मेरी जान, वो बहुत धीरे से बोली थी। जी दादी। हमजा उनके करीब आया था। मेरी ख्वाहिश है, उसे पूरा कर दोगे पोंते? मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा दादी, बस आप ठीक हो जाएं। हमजा ने उनके हाथ थामे थे। ज़ारा को बुला के लाओ, हमजा वो खांसते हुए बोली। हमजा बगैर कुछ सोचे बाहर आया जहाँ सब परेशान बैठे थे, एक दूसरे को देख रहे थे सिवाय तोबा और ज़ारा के। क्या हुआ हमजा, दादी ठीक है ना? अम्मा जी कैसी है हमजा? फैसल और अवन साहब उसके करीब आए सवाल करने लगे। ज़ारा, तोबा और समीरा बेगम भी उस तरफ मतवज्जा हुई थी। दादी तुमसे मिलना चाहती है ज़ारा। हमजा उनको एक नज़र देखते ज़ारा से मुखातिब हुआ था। ज़ारा रोती हुई आंखों से उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मगर डॉक्टर, इसे मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ दादी के पास। फैसल एक्साइटेड होता बोलते वापस से उदासी वाली टोन में आता बोला। ज़ारा और हमजा रूम में दाखिल हुए थे और पीछे फैसल ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए थे। समीरा बेगम और अवन साहब तो सब जानते थे, वो भी हंसे थे मगर तूबा बेखबर थी इसलिए हैरत से फैसल को देख रही थी। तभी आर्यन को वहाँ दाखिल होते देख इन दोनों को खुशी से एक दूसरे के बगल गिर होते देखकर तूबा को कुछ गड़बड़ लगी। वो आर्यन के पास पहुंची थी। तूबा के नज़रों का मफहूम को समझते आर्यन ने उसे सारी बात बता दी थी। ये सब झूठ है दादी, कुछ नहीं हुआ। और वो शौक की कैफियत में बोली थी। फैसल ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया था। तोबा का मोड़ एकदम बदला था। आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई भाई? शिकवा की नज़रों से आर्यन को देखा था। फैसल ने कहा था, मैंने तो बताने वाला था। आर्यन ने सारा मलबा फैसल पर डाला था। तोबा छोटी सी नाक टेढ़ी करती नाराज़गी दिखाती उनसे दूर जा बैठी थी। भाई आपने ऐसा क्यों बताया? अब वो मुझसे बात नहीं करेगी। फैसल ने मस्कीन सी शक्ल बनाई थी और तोबा के पास गया था जबकि आर्यन बस मुस्कुराए जा रहा था। समीरा बेगम और अवन साहब अपने बच्चे को खुश देखकर खुश हो रहे थे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों का निकाह कर दूँ, दादी ने ज़ारा का हाथ हमजा के हाथ में रखते कहा। ज़ारा और हमजा बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। ज़ारा ने फ़ौरन से अपना हाथ हमजा के हाथ से निकाला। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो बेटा, वो गमगीन लहजे में बोलती इन दोनों को भी गमगीन कर गई। मुझे आपके फैसले से कोई एतराज़ नहीं है, वो कुछ सोचते बोला था। दादी अगर आप इसी में खुश हैं तो मैं भी राज़ी हूँ। हमजा की बात ने ज़ारा के सर पे बम फोड़ा था। इसने हमजा को तरफ देखा, उसकी आंखों का मफहूम समझते ज़ारा ने भी गर्दन झुका दी। वो दोनों बाहर आए थे जिन्हें आता देख वो सब फिर से चेहरों पर उदासी सजाए एक्टिंग करने में मसरूफ़ हो गए थे। हमजा आर्यन से मिलते दुखी हुआ था और सब कमरे में दाखिल हुए थे। दादी ने इन दोनों के निकाह का ऐलान किया था। वो सब हैरान थे। क्या आप बच्चे राज़ी हैं अम्मा? समीरा बेगम ने हैरानी से पूछने पर हमजा और ज़ारा का सर झुका था। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मेरे बच्चे मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे, मुझे यकीन है। और दादी के कहे के मुताबिक फैसल ने मौलवी साहब का कॉल की थी जो पहले से ही तैयार बैठे थे और अगले 15 मिनट में वो हॉस्पिटल के रूम में मौजूद थे। हमजा दादी की तबीयत की वजह से इतना टेंशन में था कि उसने सोचने समझने का मौका भी ना मिला था। हमजा मीर वलीद मोहम्मद आसिम मीर ज़ारा वलीद अवन मुल्क को आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है?
हमजा ने आंखें मीची थी, क्या कुछ नहीं सहा था इस लम्हे के लिए, और वो आया भी तो ऐसे। हमजा ने आंखें खोली, ज़ारा की तरफ देखा जो सर झुका है, आंसू बहा रही थी। कबूल है, 3 बार कबूल कहने के बाद हमजा ने उसे देखा जो शायद हमजा के मुताबिक अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी। मौलवी साहब अब ज़ारा की तरफ मुड़े थे। समीरा बेगम ने ड्राइवर को भी भेज के लाल दुपट्टा मंगवाया था जिसे वो सर पर ओढ़े गुमसुम से बैठी थी। ज़ारा अवन मुल्क हमजा मीर वलीद मोहम्मद आसिम मीर को आपके निकाह में तय किए गए हक महर बाऔज 50 लाख रुपए दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? ज़ारा के होंठ जैसे सिल गए थे। समीरा बेगम ने उसे कंधे पर हाथ रखा था। वहाँ मौजूद तमाम लोग यही दुआ कर रहे थे कि वो हाँ कह दे। आपको ये निकाह कबूल है जिससे उसने सिर्फ नफरत का दावा किया था। आज उसे ऐसे हालात में कबूल करना ज़ारा के लिए बहुत मुश्किल था। जब वो निकाह की ख्वाहिशमंद थी तब उसको उसकी मोहब्बत समेत ठुकरा दिया गया, और आज जब वो नफरत करने लगी तो उसे उसका महरूम बनाया जा रहा था। ये कैसा इंसाफ था? अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखती लंबी सांस भर के रह गई थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तो आखिर उसने अपने तमाम इख्तियारात हमजा मीर को सौंप दिए थे। इन दोनों का सब्र रायगा नहीं गया था। आज वो ज़ारा अवन की मुल्क से ज़ारा हमजा मीर बन गई थी। उसकी किस्मत एक लम्हे में बदल गई थी। वो ना जाने कितनी शिकायतें सोच कर बैठी थी जो वो हमजा से करना चाहती थी, मगर उसे मौका नहीं मिलता था और कभी उसकी अन्ना ये गवारा नहीं करती थी। और आज किस्मत एक बार फिर खेल खल गई। वो उसके निकाह में थी, उसकी बीवी बन गई थी, महरम थी हमजा मीर की। मौलवी साहब की 3 बार पूछने पर आखिर उसने जवाब दे ही दिया। वहाँ मौजूद सब लोग खुशी से झूम उठे थे और ज़ारा सख्ते में थी। फैसल और अवन साहब भंगड़े डाल रहे थे और डॉक्टर आर्यान के पास आया था। मुबारक हो आर्यान साहब, आखिर आप अपनी मिशन में कामयाब हुए। और वो मुस्कुराते हुए बोले थे। समीरा बेगम, दादी और तुबा भी एक दूसरे को गले लगाते खुशी से दोहरी हो रही थी। हमजा और ज़ारा वाहिद थे जो ये सब ताज्जुब से देख रहे थे। वो कुछ बोलते तभी दादी बेड से उठती उनके साथ भंगड़े डालने लगी। हमजा और ज़ारा का मुंह खुला का खुला रह गया। कोई बताएगा आखिर हो क्या रहा है यहाँ? ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी थी कि साथ खड़े हमजा को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। वहाँ मौजूद तमाम लोग सेकंड के अंदर खामोश हुए थे। हमजा हैरानी से सबको देख रहा था जबकि ज़ारा खतरनाक तेवरी लिए इन्हें घूर रही थी। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आर्यन सामने आते इन दोनों को सब बताने लगा था। सब सुनने के बाद इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतना बड़ा ड्रामा किया आप लोगों ने? ज़ारा हैरत से बोलती चीखी थी। हमजा के तो मानो अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। वो अब भी अपने बारे में सोच रहा था क्योंकि कुछ भी करता ज़ारा मैडम ने सबका कसूरवार तो इसे ठहराना था। आप लोगों ने हमारी फीलिंग्स के साथ खेला है, ज़ारा दुख से बोली थी। समीरा बेगम और तुबा उसके करीब आई थी। ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, आप गलत समझ रहे हो। हम बस यही चाहते थे कि आप दोनों एक हो जाओ। समीरा बेगम बहुत प्यार से उसे समझा रही थी, मगर दोनों के हालात देखकर ये सब नामुमकिन था, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। फैसल ने भी बात में हिस्सा लिया तो चुप ही हो जाऊं, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। ज़ारा भूखी शेरनी की तरह उस पर झपटी। हमजा ने उसे काबू किया था। आपको इनको कुछ मत बोलें। तुबा नज़रें नीचे किए बहुत मासूमियत से बोली थी कि उसकी मासूमियत के सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फैसल को तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी बीवी उसके लिए बोल रही थी, तुम चुप हो जाओ, बड़ी आई शौहर के साथ देनी बनी, तुम भी मिली हुई थी ना सबके साथ। ज़ारा अपनी मुस्कुराहट जब्त करते गुस्से से बोली थी, कसम ले ले आपी, मुझे यहाँ आके सब पता चला। ज़ारा के गुस्से को वो आदी नहीं थी। उसकी आँख से आंसू गिरा था। आर्या ने फौरन उसे गले से लगाया था। खबरदार ज़ारा, अगर तुमने मेरी गुड़िया को रुलाया तो। आर्यन मसनूई गुस्से में बोलता उसे चुप कराने लगा। अवन साहब, आसिया बेगम और समीरा बेगम इन सब की लड़ाई एंजॉय कर रहे थे। तुम्हें अगर कुछ बोलना है तो वो मुझे बोलो ज़ारा, दादी उनके सामने आती बोली थी। मैंने ही उन्हें इजाज़त दी थी ये सब करने की। ज़ारा अपना सर थामे सोफे पर बैठी थी। मैं किसको बोलूँ और किसको ना बोलूँ? आप लोगों की ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना? ज़ारा धीरे से लहजे में बोलती बाहर निकल गई थी। उसका लहजा वहाँ सब ने महसूस किया था। वो सब जानते थे कि उसके लिए ये सब आसान नहीं होगा। 20 साल जिसके प्यार में तड़पती रही, रोती रही, जिसको वो पाने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी, वो ऐसे अचानक उसकी ज़िंदगी का अहम पहलू बना दिया गया। हमजा भी खामोशी से बाहर निकल गया। ज़ारा को बेंच पर बैठे देखकर वो धीरे कदम उठाता उसके पास आया था। लोगों की ज़िंदगी खेलती है, हमारे साथ तो हमारे घर वाले खेल गए। हमजा तमस्कर भरे लहजे में बोलता उसके साथ बैठा था। मुझे अकेला छोड़ दो हमजा, मुझे इस वक्त किसी से भी बात नहीं करनी। ज़ारा उसकी आंखों में देखती बोली थी। हमजा कुछ बोलता वहाँ से उठती वो हॉस्पिटल से बाहर जा चुकी थी। कहाँ जा रही हो?
बताना ज़रूरी नहीं समझती, वो बगैर पलटे बोली थी। इसके लहजे में बहुत ज़्यादा सर्द महरी थी। हमजा का दिल दुखा था। वो भी चुपचाप उठता रूम में आया था जहाँ सब मुंह लटकाए बैठे थे। अब अगर नाटक ख़त्म हो गया हो तो घर भी चले। हमजा के बोलने पर वहाँ सबके चेहरों पर अलग ही रौनक आई थी। फैसल और आर्यन उसके गले लगे थे और दादी, समीरा बेगम और वन साहब भी मिलते तूबा की तरफ आया था। तुम नहीं मिलोगे अपने भाई से? हमजा के बोलने पर तूबा ना में सर हिलाती अवन साहब के बाजू में पकड़े उनके पास खड़ी हो गई थी। तुमने बहुत रुलाया मेरी बेटी को हमजा, वो नाराज़ है तुमसे। अवन साहब ने से इसे अपनी छाँव में लेते बोले थे, मैं मना लूँगा अपनी गुड़िया को। इसके गाल खींचता प्यार से बोला था। ज़ारा कहाँ गई? समीरा बेगम जो उसे बाहर देखने गई थी। हमजा उसकी गैर मौजूदगी पर इस्तफसार कर रही थी। वो शायद घर जा चुकी है। ओके चलो फिर हम भी चलते हैं। अवन साहब के बोलने पर वो सब घर वापस निकले थे। हाँ पता चला उसका। ओके, जितनी जल्दी हो सके मुझे मालूम कर दो। आर्यन ने कॉल काट कर मोबाइल रखा था। किसको मालूम करना है भाई? फैसल जो हाथ में चाय का कप लिए खड़ा था आर्यन को देखते बोला था। हमजा भी इन दोनों को परेशान देखकर पास आ गया था। मलाइका गुमशुदा है। क्या मलाइका? आहिस्ता बोलो फैसल। हमजा ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। वो इस वक्त लॉन्च में बैठे थे सिवाय ज़ारा और तोबा के। भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया? और जस्ट काम डाउन फैसल, आर्यन ने उसे बीच में टोका था। वो कोई आम लड़की नहीं है, अपनी से हिफाजत करना आता है। और इसके अलावा इसने मुझे मैसेज किया था प्राइवेट नंबर पर मेरे के यहाँ काम बहुत ख़त्म हो गया है, इसीलिए अब वो जा रही हैं, इसीलिए परेशान ना हो। इसके बाद मैंने उसका नंबर ट्रेस कराया मगर कुछ नहीं पता चला। तो भाई आप पक्का से मालूम करें ना, आखिर बार वो उसी के साथ थी और ऐसे हमसे मिले बगैर, कुछ बताए बगैर कभी नहीं जाती। ज़रूर कोई और वजह है और शायद वकास जानता हो। हमजा की बात पर आर्यन मुत्तफिक हुआ था मगर मसला ये है कि वकास को भी कुछ नहीं मालूम। तो फिर ये खतरे का सिग्नल है भाई। फैसल के बोलने पर हमजा और आर्यन ने उसकी तरफ देखा। वहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? यहाँ आओ, कुछ अहम बात करनी है। दादी की आवाज़ पर वो सब खामोश होते हुए, मैंने बंदा भेजा हुआ है, अगर उसको भी कुछ न पता चला तो फिर देखते हैं क्या करना है। आर्यन की बात पर वो दोनों मुत्तफिक हुए थे। आप ही प्लीज़ चलिए ना, वहाँ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तूबा मैंने बोल दिया ना मुझे नहीं जाना, चली जाओ तुम यहाँ से। तूबा पिछले 1 घंटे से उसे मना रही थी मगर ज़ारा किसी की भी बात मानना तो दूर, सुनने की भी रवादार नहीं थी। तूबा कुछ बोलती, दरवाज़ा नॉक हुआ था। आने वाला और कोई नहीं, फैसल शाह था। ब्राइट टू बी को दादी नीचे बुला रही है और ऑर्डर ना मानने के लिए सख्त सजा भी आयद कर दी गई है। फैसल जैसे आया था वैसे ही जा चुका था। तोबा और ज़ारा एक दूसरे को मुंह में तक रही थी। वो आपसे नाराज़ है आप ही? तोबा की इतने अजीम खबर देने पर ज़ारा ने अपना माथा पीटा था। क्या हुआ है आपको? वो नासमझी से बोली। तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। तोबा उसके बात पर बच्चों जैसी खुश होती उसके गले लगी थी। ना चाहते हुए भी ज़ारा के होठों पर मुस्कुराहट छाई थी। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, इकट्ठे जाएंगे। आ रही हूँ, दोनों फैसल बोलता हुआ कम से कम हमजा के साथ बैठा था। अम्मा आप बात शुरू करें, क्या बात करनी है आपको? अवन साहब के बोलने पर आसिया बेगम ने सबकी तरफ देखते बात का आगाज़ किया था। तुम सब जानते हो ज़ारा और हमजा बेटे का निकाह किन हालात में हुआ। सबके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट उठे थे। मुझे ज़ारा उसकी कोई ख़ास अक्लमंदी की उम्मीद नहीं है और ना ही उससे। दादी अपने चश्मे दुरुस्त करती हमजा की तरफ इशारा करती बोली थी। हमजा को अपनी कारस्तानी याद आई थी इसलिए खामोश बैठा रहा। तो आप क्या करना चाहती हैं अम्मा? समीरा बेगम को इनकी बात का मकसद समझ नहीं आया। मैं चाहती हूँ ज़ारा और तोबा की भी रुखसती कर दी जाए। ज़ारा और तोबा जो लॉन्ज में की तरफ आ रही थी बेवक्त दोनों की कदम रुके थे। फैसल की खुशी का तो कोई ठिकाना ना था जबकि हमजा परेशान था। तुम लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं? आसिया बेगम ने उसे सामने सोफे पर बैठे आर्यन, समीरा बेगम और अवन साहब की तरफ मुखातिब किया था। हमें कोई एतराज़ नहीं है माँ अम्मा, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप घर की बड़ी हैं। मैं माजरत खवा हूँ दादी, मगर अभी तोबा की रुखसती नामुमकिन है क्योंकि मैंने उससे वादा किया था जब तक इसकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होगी उसकी रुखसती नहीं होगी। हम वादा खिलाफ़ी पसंद नहीं करते बेटा और ना ही ये चाहेंगे कि तुम कुछ ऐसा करो। ठीक है, अभी सिर्फ ज़ारा की रुखसती होगी बाकायदा रस्म व रिवाज के साथ। जहाँ तोबा की जान में जान आई थी वहीं फैसल की खुशी भी मिट्टी में हुई थी। वो किसी को कोई एतराज़ हो तो बोल सकता है। मुझे एतराज़ है दादी। ज़ारा पैर पटकती लॉन्च में दाखिल हुई थी। मुझे नहीं करनी है शादी। ज़ारा खासी ऊंचे लहजे में बोली थी। आवाज़ आहिस्ता रखो ज़ारा। आर्यन की धाड़ पर ज़ारा अपनी जगह सुन हुई थी। यही तमीज़ है तुम्हारी, यही सिखाया है हमने तुम्हें, अब तुम ऐसे बात करोगी अपने बड़ों से? समीरा बेगम और अवन साहब को अफसोस हुआ। ज़ारा की आंखें लबालब पानी से भर गई थी। पर मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप सब समझते क्यों नहीं? ज़ारा रोते हुए बोली थी। ये मेरा आखिरी फैसला है ज़ारा, तुम्हारे पास
2 दिन है सोचने के लिए। अगर फिर भी तुम्हारा जवाब ना बदला, मेरा तुमसे ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म समझना। ज़ारा को इनकी बात हिला के रख गई थी। दादी इतने सख्त लहजे में कभी नहीं बोली थी, मगर आज वो सब कुछ चुप करा गई थी। उनकी बात वहाँ मौजूद तमाम नफूस पर बिजली की तरह गिरी थी। ज़ारा से नज़रें हटाए उन्होंने हमज़ा की तरफ देखा था। अगर तुम्हें भी कोई एतराज़ है तो अभी बोल सकते हो। दादी के बोलने पर हमज़ा ने फ़ौरन ना में गर्दन हिलाई। वो हम सब इन खामोश छोड़ती अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। वहाँ अब सिर्फ हमज़ा, आर्यान, बच्चे थे। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। आर्यान उसको दिलासा देते वहाँ से जा चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में आके बंद हुआ था। इसे कोई परेशानी नहीं थी। ज़ारा रुखसती के लिए ना भी बोल देती, कोई हर्ज नहीं था। वो उसकी निगाह में थी, उसकी महरम थी। उसके लिए यही सोच सुकून का बाज़ थी। इसे बस फिक्र थी तो ज़ारा के जज्बातीपन की। वो वाकिफ था उसके पागलपन से। वो नहीं चाहता था ज़ारा खुद को कोई नुकसान पहुंचाए। उसे बस यही खौफ खाए जा रहा था। वो ज़ारा उसे बात करने के इरादे से उठता, मगर टाइम पर नज़र पड़ते ही वापस बैठा था। 12 बजने वाले थे। वो अभी बात करने का इरादा तर्क किए बाहर आया था। ज़ारा के कमरे के आगे से गुजरते पता नहीं इसे क्या हुआ, इसने कमरे के अध खुले दरवाजे से देखा। ज़ारा इसे कहीं नजर नहीं आई थी। वो तूबा के कमरे में गया था, वहाँ भी नहीं थी। हमज़ा को फिक्र हुई थी, वो इतनी रात को कहाँ जा सकती है। हमज़ा घर के कोने में देख चुका था। अब इसका रुख छत की तरफ था। वो छत पर आया जहाँ ज़ारा रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ी थी, जरा सी आहट पर मुड़ी थी। वहाँ हमज़ा को खड़े देख उसको हैरत हुई थी, मगर उसकी नज़रों में बेचैनी भापते वो इसकी फूली हुई सांस ज़ारा को सब समझा गई थी। डरो नहीं, अब घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, अब मैं जाने भी नहीं दूंगा। हमज़ा के जवाब पर ज़ारा ने अपना रुख मोड़ा था। जाने वाला भला कौन रोक सकता है। ज़ारा की बात पर हमज़ा का दिल चीर गई थी। क्या बकवास कर रही हूँ। हमज़ा ने उसको बाजू से पकड़े करीब किया था। ज़ारा से अचानक हुए हमले पर उसके सीने से जा टकराई थी। बकवास नहीं, सच है ये। खामोश हो जाओ ज़ारा, खबरदार, अब तुमने कोई बकवास की मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ सच बोलने पर भी पाबंदी है। ज़ारा की आंखों में तमस्कुर था। वो हमज़ा से दूर हटी थी। ख़त्म कर दो इस बेरुखी को, बाहर निकल आओ इस खौल से जिसे तुमने अपने इर्द गिर्द इतना मजबूत कर लिया है कि तुम्हें हर कोई गलत नजर आता है, खास तौर पर मैं। हमज़ा की आवाज़ में सालों की थकन थी। मैं लड़ना नहीं चाहता, बहस भी नहीं करना चाहता। तुम्हें मुझसे गुस्सा है, तुम मुझे मार लो, अपना गुस्सा निकालो, खुद को तकलीफ मत दो, अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकाल दो। खामोश मत रहो। ज़ारा खामोशी से उलझने बढ़ती, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं मानता हूँ। मैं तुमसे तुम मुझसे नफरत करो, मुझे कोई गिला नहीं। इस ज़हनी दबाव से बाहर आ जाओ, इन उलझनों को ख़त्म कर दो, खुद को परसुकून कर लो, अपने सारे दुख मुझे दे दो। हमज़ा ने अपनी हथेली उसके आगे बढ़ाई थी। आंसू मुतवातर बह रहे थे। वह हाथ बढ़ाना चाहती थी, मगर कुछ था उसे रोक रहा था। हमज़ा उसके हाथ थामे नरमी से उसे के साथ अपने साथ लगाया था। यही लम्हा था। ज़ारा के आंसुओं में शिद्दत आई थी। वो मजबूती से हमज़ा को थामे रोए जा रही थी। हमज़ा ने भी उसे रोने दिया। वो चाहता था आज वो अपनी सारी भड़ास निकाल दे, ताकि उसके दिल पर पड़ा सालों का बोझ ख़त्म हो जाए। बहुत तकलीफ़ होती है हमज़ा, जब कोई आप मोहब्बत को ठुकरा दे तो। ज़ारा ने अटकते हुए जुमला मुकम्मल किया तो हमज़ा ने उसके गिर्द हसार बांध था। बस खामोशी से उसे सुनना चाहता था। बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई आपके सच्चे जज्बों को तौहीन करता है, आपकी मोहब्बत को पैरों तले रौंद देता है। वो शख्स जिसके लिए आपने सब कुछ ठुकराया होता है और आपको ठुकरा देता है। मैंने एक एक पल अजियत में काटा है हमज़ा। तुम्हारी बेरुखी के बावजूद मैं तुम्हें अल्लाह से मांगती थी। ये तुम्हारी ही मोहब्बत थी जिसने मुझे अल्लाह के करीब किया, मगर फिर जब तुमसे मुझसे दूर हो गए तो मैं मायूस हो गई, इससे भी दूर हो गई, अपने करीब हर शख्स से दूर हो गई। मुझे उलझन होने लगी थी सबसे, मैं बेसुकून रहने लगी, तुमसे नफरत होने लगी, मुझे इतनी कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी। मगर पता है, ज़ारा ने उसके सीने से सर उठाया, हमज़ा की तरफ सवालिया निगाहों से देखा था। हमज़ा तो बोलने लायक भी नहीं रहा। मुझे तुमसे नफरत करके भी सुकून नहीं मिला, अलबत्ता मेरी बेसुकूनी बरजीद बढ़ गई। फिर तुबा ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, मुझे फिर से अल्लाह के करीब कर दिया। मेरी बेसुकूनी ख़त्म हो गई, मगर तुम्हारी ना होने की तकलीफ़ वैसे ही थी। हमज़ा, बेसुकूनी बहुत अजियतनाक होती है। जब आपके पास दुनिया की हर शय मौजूद होती है मगर सुकून नहीं होता, तो आप पल पल मरते हैं और पल पल जीते हैं। और फिर मेरे अल्लाह ने तुम्हें मेरा महरम बना दिया। मुझे अब समझ आता है वो आजमाइश थी, तुम्हें मेरा होना था। बस
इस आजमाइश से गुजरने के बाद मुझे मेरी दुआओं पर यकीन था। हमजा के आंसू उसके बालों में जब सो रहे थे, मगर अब कैसे मैं खुशी मनाऊं? हमजा, अब तो मुझे सब्र आ गया। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, दादी तो बिल्कुल नहीं, मगर मैं क्या करूं? मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नए रिश्तों को संभालने की हालत में नहीं हूँ। अभी मैं थक चुकी हूँ तुमसे लड़ते लड़ते, खुद की फीलिंग से लड़ते लड़ते। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी हमजा, मुझे लगता है मैं मर जाऊँ। हमजा ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसके होठों पर उंगली रखे खामोश करा दिया। कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम हो तो मैं हूँ। हमजा ने उसे सीने से लगाया था। तुम परेशान नहीं हो, सब मेरी गलती है, इसे ठीक भी मैं करूँगा। हमजा की बात पर ज़ारा ने उसकी तरफ देखा था। वो कैसे? ज़ारा किसी सहमे हुए बच्चे की तरह बोली थी। तुम रुखसती के लिए हाँ कर दो। ज़ारा उसकी बात पर उससे अलग होती। हमजा ने अपना हिसार मजबूत किया था। मेरी पूरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी हर तकलीफ की वजह हूँ, उसका इजारा मैं ही करूँगा। तुम हाँ कर दो, कोई तुमसे नाराज़ नहीं होगा। मुझे तुमसे किसी तरह का कोई गर्ज नहीं है ज़ारा। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, और ज़बरदस्ती से बनाए रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। मैं कभी भी तुमसे कोई हक नहीं मांगूंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज़ारा झट से बोली थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम मेरी निकाह में हो, मेरी हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, जिस्म से नहीं। चाहो तो आजमा सकती हो, बाकी तुम पर है। सोचने के लिए वक्त है तुम्हारे पास, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हमजा फीका सा मुस्कुराया था, मगर ज़ारा तो इसे देखने में महू थी। ज़ारा को इसकी आंखों में दुख उदासी के सिवा कुछ नहीं नजर आया था। चलो बहुत रात हो गई। हमजा ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा था, जहाँ 2 बजने वाले थे। वो दोनों आगे पीछे नीचे उतरे अपने कमरे की तरफ चले गए थे। ज़ारा ने आखिरी बार उसे मुड़ कर देखा था और अपने कमरे में बंद हुई थी। मुल्क वाला में आज अजीब सी खामोशी छाई थी। किसी ने ठीक कहा था, अगर घर के बड़े खामोशी साध लें तो घर वीरान हो जाते, और फिर चाहे वो खामोशी नाराज़गी की नज़र ही क्यों ना हो। घर के तमाम लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। ज़ारा ने दादी की तरफ देखा था, मगर वो इसे यकसर नज़रअंदाज की जा रही थी, जबकि तुबा के साथ वो बातें कर रही थी। ज़ारा और वहाँ मौजूद सबको ये बात बुरी लगी थी, मगर कोई कुछ नहीं बोला था। ज़ारा ने समीरा बेगम को देखा था, जो बहुत प्यार से उसे देख रही थी। ज़ारा की रूह तक खुश हो गई थी अपनी माँ की मुस्कुराहट देखकर। दादू, मुझे आपसे बात करनी है, ज़ारा गला खनखारते बोली थी। दादू ने सिर्फ उसकी तरफ देखने पर इत्तेफाक किया था। दादू, मैं इस बारे में बहुत देखो ज़ारा, मैं सुबह सुबह कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं आप अपनी बात कि मैं पक्की हूँ, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अब ज़ारा जो कुछ और बोलने वाली थी, दादू की बात पर सर पकड़े बैठ गई। दादू, मेरी बात तो सुन ले। मुझे कोई एतराज़ नहीं है शादी पर, मैं राज़ी हूँ आपके फैसले से। वहाँ मौजूद तमाम लोग दम साधे ज़ारा की तरफ देख रहे थे। हमजा को इससे इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं थी। अचानक ही हॉल में शोर मचा था। मुबारक हो दादी, आपकी पोती मान गई, फैसल याहू का नारा लगाते बोला था। तूबा भी चहचहाती हुई तालियां बजा रही थी। दादी जान की जान, दादी ने बाहें फैलाई उसे खुद में समोया था। मुझे यकीन था मेरी पोती कितनी ही जिद्दी और खुद सर क्यों ना हो, अपनी दादू की बात कभी नहीं डालेगी। दादू, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या बेइज्जती? ज़ारा ने आंखें गोल करते पूछा था। वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगे थे। समीरा बेगम और अवन साहब भी बेइंतहा खुश थे। सभी खुश थे सिवाय आर्यान के। समीरा बेगम काफ़ी देर से उसे नोट कर रही थी। तो शादी की डेट कब फाइनल होगी? फैसल की बात पर सबने दादू की तरफ देखा था। 5 दिन बाद मायू की रस्म होगी, तब तक तुम सब अपनी अपनी तैयारियां कर लो। ये तो बहुत कम वक्त है। अमन साहब आसिया बेगम की फाइनल डेट पर फिक्रमंदी से बोले थे, मगर बेफिक्र रहे। मैं हूं ना बाबा, मैं संभाल लूँगा। आर्यन ने उन्हें तसल्ली दी थी और वो भी रजामंद हो गए। मुल्क वाला में खुशियों ने दस्तक दी थी, मगर कि किसे पता था ये खुशियाँ कब तक के लिए थी। एक बार आंखें खोल दो बेटा, सिर्फ एक बार। मैं वादा करता हूँ कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। दुरानी साहब इसका हाथ पकड़े इल्तिजा कर रहे थे। मैं जानता हूँ, मैंने वादा किया था, मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूँगा। मैं नहीं कर सका अपना पूरा वादा, मुझे माफ़ कर दो। अपने बाबा को इनका जब टूटा था, हयाम के हाथ अपने सर के साथ टिकाए शिद्दत से रो पड़े थे। वापस आ जाओ बेटा, नहीं बर्दाश्त होती आपकी हालत। आंसुओं से लबरेज वो आंखें वो बस इल्तिजा किए जा रहे थे, जैसे वो अभी उठ जाएगी, उन्हें माफ़ कर देगी, इनसे बात करने लगेगी। पर यह नामुमकिन था, क्योंकि इन्हें इस बात पर भरोसा था, सिर्फ वही तो है जो सुनता है। तब जब कोई सुनता है वही होता है जो आजमाता है, मगर नवाजता भी वही है। ज़ात है जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से, वही हाथ थामता है जब सारी दुनिया अकेला छोड़ जाती है। इन्हें
कामिल यकीन था अपने अल्लाह पर। वो इससे बातें करने में मसरूफ थे। हयाम के हाथ में जनबिश हुई थी। दुरानी साहब ने बहन समझ के टाला, मगर अगले ही लम्हे हयाम के हाथ की उंगलियों ने जरा सी जनबिश की थी। दुरानी साहब ने बेयकीनी से वो मंजर देखते बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी। बाहर खड़ा गार्ड्स चौकन्ना हुआ था। वो इन्हें भागते देख उनके पीछे जाता, मगर दुर्रानी साहब को वो डॉक्टर से बात करते देख वापस अपनी जगह पर आया था। डॉक्टर हयाम का चेकअप करने में मसरूफ थे। मुबारक हो दुर्रानी साहब, आपकी बेटी रिकवर कर रही है, जिंदगी की तरफ वापस लौट रही है। डॉक्टर की दी गई खबर ने दुर्रानी साहब को रोने पर मजबूर कर गई। उनके होठों पर अब अपने रब की अजमत और कब्रियाई के कलामत थे। वो जितना शुक्रिया अदा करते कम था। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है दुर्रानी साहब, वरना जिस हालत में यहाँ लाई गई थी इनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। इंशाअल्लाह इस ज़ात ने चाहा तो आप बहुत जल्द आपकी बेटी को होश भी आ जाएगा। डॉक्टर इनका कंधा तपतपाता जा चुके थे। दुर्रानी साहब हयाम की तरफ आए थे। उसका माथा चूमा था। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ बाबा की जान, लहजे में बेपनाह मोहब्बत से मोए कहा था। अब इनका रुख प्रेयर रूम में था, जहां वो अपने रब के हुजूर सजदा रेज होकर शुक्र अदा करना चाहते थे। तूबा और ज़ारा शॉपिंग प्लान बना रही थी। हमजा और फैसल अपनी बातों में मगन थे। समीरा बेगम, आसिया बेगम और अवन साहब मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रहे थे। सभी किसी काम में मसरूफ थे, मगर वहाँ कोई ऐसा भी था जो गुमसुम सा बैठा अपनी ही किसी सोच में गुम मगन था। चेहरे पर ढेर शिकने जो किसी बड़ी टेंशन का पता दे रही थी। उसे सिगरेट की तलब हुई थी। उसे सिगरेट कभी नहीं पी थी, मगर अब हालात वैसे नहीं रहे थे। जब भी वो किसी उलझन का शिकार होता स्मोकिंग करना शुरू कर देता। अभी भी वो इसी के तलब में बाहर लॉन में आया था। सिगरेट सिलगाए वो इसका धुआं उड़ते ना जाने किन सोचों में गुम था, जब इसे अपने अकब से समीरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी, जो इसे कल से नोट कर रही थी। बात करने के लिए उसके पीछे लॉन में आई थी। आपने सिगरेट पीना कब से स्टार्ट कर दिया आर्यन? उनके लहजे में अफसोस ताजुब वाज़े था। उसने जल्दी से सिगरेट नीचे घास में फेंकते अपने बूट के बाद साथ मसला था। सॉरी मम्मा, बस वैसे ही पी ली, अब नहीं होगा ऐसा। वो बच्चों जैसी गलती मानते हुए माफ़ी भी मांग गया था। समीरा बेगम कुछ बोलती उसने रुख मोड़ते आगे बढ़ना चाहा, मगर उनके अल्फाजों ने उसे जकड़ लिया था। आप मुझसे छुपते क्यों फिर रहे हैं आर्यन? क्या हो गया आपको? वो बोलते हुए इसके सामने आई थी। उधर देखिए मेरी तरफ। आर्यन ने आंखें उठाए उन्हें देखा था, मगर अगले ही लम्हे फिर चुका गया था। कोई गलती हो गई आपसे? उन्होंने तशवीश भरे लहजे में मगर प्यार से इस्तफसार किया। उसने लंबी सांस खींचकर हवा के सुपुर्द किया। समीरा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखे उसे बोलने की हिम्मत दी। आप सही कह रही हैं, आपसे छुपता फिर रहा हूँ, वो शिकस्त खोर लहजे में बोला था। मैं आपके सामना नहीं करना चाहता मम्मा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सिर्फ मेरी आंखें देख कर ही मेरे हाल का दिल जान जाएगी। थका हुआ लहजा था। मगर हुआ क्या है आर्यन जो आज आपको इस नौबत तक ले आई कि आप मुझसे मुँह छुपाना पड़ रहा है? आर्यन ने उनके सवालों पर जब्त की मुठ्ठियाँ दबाई। दिल में रखने से बेहतर है मेरे साथ शेयर करें। वो चेहरे पर नरम मुस्कुराहट फैलाए बोली थी। हयाम को ब्रेन हेमरेज हुआ है। वो इस वक्त कोमा में है और ये सिर्फ वही जानता था। ये अल्फाज उसके मुंह से किस अजियत से निकले थे। समीरा बेगम अपनी जगह शॉक्ड खड़ी थी। मगर ये सब कैसे? और एक रो में बोली थी। आर्यन ने सारा वाक़या बताया था, मगर सरवर की चाल कि वो गोल कर गया था। अगर सारी सच्चाई बता देता तो अपनी सच्चाई भी सामने आती, और अभी इन हालात में वो हरगिज़ ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता था। या अल्लाह इस बच्ची पर रहम कर, इसे नई ज़िंदगी अता कर मेरे मालिक। समीरा बेगम दुखी लहजे में आसमान की तरफ देखते बोली थी। आर्यन ने भी दिल ही दिल में आमीन कहा था। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर परेशानी के आसार भी कायम थे। मम्मा, वो इस सब का कसूर मुझे समझती है। अगर उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आने से उसके साथ ये सब हुआ है और इसकी हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आर्यन सवालिया नज़रों का मफहूम समझते सर झुकाए की सांस में कहा था। इस सब में आपका कसूर नहीं है, पर अगर देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ है उसके साथ हो रहा है आपके बदले के बाद ही शुरू हुआ है। इस बच्ची का क्या कहना मुझे गलत नहीं लगा। आर्यन वो सही है अपनी जगह। उसे तो सज़ा भी उसी गुनाह की दी गई है जो उसके बाप ने किया था। अब नहीं आजमाइश, अल्लाह ने उसे हिम्मत दे और सेहत याब करे। मेरी तो बस यही दुआ है। आर्यन के उनके अल्फाज नए दर्द में मुब्तला कर गए। मामा, मैंने बदला लेना चाहा था, ये सब कुछ हुआ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वह हारे लहजे में बोलता उनके कंधे पर सर रख गया। मैं जानती हूँ मेरा आर्यन ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप फिक्र ना करें, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया उसके बाबा को इतला कर दी। वो नरमी से उसके बाल सहलाती तसल्ली दे रही थी। वो पिछले 2 घंटे से उसके कब्र के गिर्द बैठी उसे बहुत गौर से देख रही थी, जैसे अंदर मौजूद हस्ती को देख रही हूँ। आंखों से आंसू रवां थे। दिमाग में कई तरह की सोचें मंडला रही थी। एक बार उसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था, ये मेरी बेटी नहीं है, किसी और का पाप मेरे सर पर थोपने की कोशिश मत करो। इसके पूरे वजूद में दर्द की लहर उठी थी। उसे अपना दिल में बंद होता महसूस हुआ।
अपना सर उस कब्र पर टिकाए वो वही दराज हो गई थी। यहाँ बहुत सुकून है। वो कब्र पर हाथ रख के अंदर मौजूद इंसान से पूछ रही थी, हर तकलीफ से आज़ाद, लोगों के तानों से, बेफिक्रों से, नफरतों से, खाली हसरतों से पाक व सुकून की नींद सो रही है। मुझे क्यों छोड़ गई अकेला इस दुनिया में? यहाँ सब मतलबी है, धोखेबाज, झूठे और बेवफा। वो रोती हुई चिल्लाई थी, मुझे भी बुला ले प्लीज़। वो मन्नत भरे लहजे में बोलती, शिद्दत से रोई थी। आप तो सब जानती हैं, आप मुझे देख सकती हैं, मैं जानती हूँ। आप देखे ना मम्मा, मैं टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ। आपकी बेटी प्लीज़ मुझे अपने पास बुला ले। वो कब्र पर सर रख के सिसकने लगी। अगर आज कोई उसकी हालत देख लेता तो यकीन ना कर पाता। मुश्किल होता है, ये वो मलाइका सिद्दीकी नहीं जो हमेशा खुश रहती थी। पॉजिटिव सोच की मालिक, बहादुर और ताकतवर लड़की आज एक बार फिर से ज़र्रा ज़र्रा कर बिखर गई थी। वो रोती हुई अपने हाथ उस कब्र पर फेर रही थी। मुझसे गुनाह हो गया मम्मा, वो रोते रोते फिर बोली थी, मुझसे भी गुनाह हो गया मम्मा, जिसकी वजह से आपने हमेशा दुख सहे, तकलीफ़ें झेली, लोगों के ताने बर्दाश्त किए, और जब सह नहीं सकी तो यहाँ लोगों की नफ़रतों से दूर, सबसे दूर, मुझसे भी और दूर, और आज भी उसी मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ आगे खाई है तो पीछे को वहाँ किस रास्ते जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। रोते हुए उसकी हिचकी बन गई थी। अपने दिल पर हाथ रख दी उसने, अटका हुआ सांस बहाल किया। मुझे मोहब्बत हो गई है, वो रूखे लहजे में बोलती अपना बाल जकड़ गई थी। मुझसे भी वो गलती हो गई जिसकी वजह से परसों पहले आप मुझसे दूर हुई थी। वो इनसे बातें करने में मगन थी जब बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई और वो कोई भी मजामत के बगैर चुपचाप बैठी भीगी रही। सर हुनूस कब्र पर ही था, वहाँ गुमसुम बैठी मुसलसल बारिश में भीग रही थी। एकदम बारिश रुकी थी। उसे सर उठा के देखा था, वकास उसके सर पर छतरी पकड़े खड़ा था। मलाइका कोई भी तासीर दिए बगैर सर वापस कब्र पर रख गई थी। वकास को इसकी हालत पर अफसोस हुआ था। उठो यहाँ से, गाड़ी में चलो। वो जो की तू बैठी रही। सर्दी के औलीन दिन थे, मुसलसल बारिश में खड़े होने से ठंड लगने लगी थी। मलाइका उठो, घर चलो। वकास ने उसका बाजू पकड़ते दहाड़ा था। घर वो होता है जहाँ सुकून हो, जहाँ माँ होती है। उसने अपने बाजू पर से उसके हाथ हटाए थे, और मेरी माँ यहाँ है तो मेरा सुकून भी यही है। उसकी बात वकास के दिल को जा लगी। वो किसी छोटी बच्ची की तरह बोलती सर मोड़ गई। मलाइका हाथ मत लगाओ मुझे, वो एकदम चीखी। वकास जो उसके पास बैठता हाथ थामने को था, फौरन पीछे हुआ था। धोखेबाज लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मलाइका उसकी आंखों में देखती इंतहाई बेरुखी से बोली, एक बार मेरी बात तो सुन लो मलाइका, तुम गलत समझ रही हो। दफ़ा हो जाओ वकास, रज़ा यहाँ से। वो चीखते हुए बाहर की तरफ इशारा कर गई। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो भराए लहजे में बोला था। कभी तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। एक बार मेरी बात सुन। ठाक की आवाज़ गूंजी थी। मलाइका ने सामने पड़े पत्थर पर गोली चलाई थी। अगर अब एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से निकला तो अगली गोली मैं अपने सीने में उतार दूंगी। मलाइका ने अपनी गन सीने पर रखी थी, मगर खून उसकी मोहब्बत कर गई थी। उसका दिल अपने पैरों तले रोंद गई थी। वकास चुपचाप वहाँ से उड़ता कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। सही कहा था किसी ने, दो लोगों को इश्क बड़ा शदीद होता है। एक वो जो दूसरे की मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं, और दूसरे वो जो इश्क को सरे से मानते ही नहीं थे। वो अज़ल से मोहब्बत की खिलाफी थी, क्योंकि वो अपनी माँ का हाल देख चुकी थी, जिसने एक बेरहम, सफाक और जालिम शख्स से बेपनाह मोहब्बत की थी। मगर अंजाम वही हुआ था जो हर मोहब्बत का होता आया है। उसे भी छोड़ दिया गया, सड़कों पर रुलने के लिए, लोगों की बातें बर्दाश्त करने के लिए और सिर्फ सहने के लिए। उसे रूहे ज़मीन पर जिस मोहब्बत को बेटी की सूरत में रहमत, बीवी की सूरत में सुकून और माँ की सूरत में जन्नत बनाकर भेजा गया था, उस मोहब्बत को लोग पाँव तले को चलते फिरते थे, अपना गर्ज पूरा करते और इन भेड़ियों की दुनिया में दर दर भटकने के लिए तन्हा छोड़ देते। अगर तब भी ना दिल भरे तो सफाकी की हद करते। ये औरत ही बदकिरदार है, इल्ज़ाम लगा के तमाशा बनाते हैं। कुछ ही देर गुजरी थी, शायद एक आधा घंटा। वो दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहा था। बद्दुआओं के ज़ेरे असर दुआओं से ज़ाइल नहीं होते। कोई समझाता उस शख्स को जो नींद की तलाश में दवाएं खाने लगा था। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोश था, चेहरा जर्द हो रहा था। दर्द और खौफ के साए उसके चेहरे पर छाए थे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया हयाम, रुक जाओ, मत जाओ। वो नींद में बड़बड़ाता आखिर में चीखता उठ बैठा था। वहीं सिसकिया, वहीं रोने से अपने कानों में हाथ रखे। चुप हो जाओ, मत रो प्लीज़, खामोश हो जाओ। वो मन्नतें कर रहा था, मैं पागल हो जाऊंगा। सुना नहीं तुमने, खामोश हो जाओ। वह हलक के बल चिल्लाया था। आवाज़ें आना बंद हो गई थी। इसे कुछ सुकून मिला था। कमरे में हर तरफ अंधेरा किए वह इसे सोचने पर मजबूर था। क्यों तड़पा रही हो? चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे अकेला नहीं छोड़ती। वैसे बोल रहा था जैसे वो उसके सामने उसे सुन रही हो। मैं तंग आ गया हूँ रोज़ रोज़ के तुम्हारे रोने से, मैं नहीं सुनना चाहता। ये सिसकिया, तुम रोना बंद क्यों नहीं कर देती? तुम्हारी गलती थी,
क्यों आई तुम मेरी ज़िंदगी में, सब जानते हुए भी उस जहन्नुम ज़िंदगी और क्यों बर्बाद कर दी। उसे सीने में पहले ही थोड़ी आग थी जो तुमने अपनी मोहब्बत की आग में इसमें जला गई। क्यों किया तुमने ऐसा? और जब छोड़ दिया, सब खत्म हो गया, तो क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देती तुम? क्यों मेरे हुए मरे हुए शख्स को मजीद मार रही हूँ? थकन से चूर हारा लहजा था, उसे घुटन होने लगी। वो बेड से उठता कमरे से बाहर निकल गया। पानी का गिलास लबों से लगाए उसकी नज़र आसिया बेगम पर पड़ी थी जो तहज्जुद अदा कर रही थी। आर्यन चुपचाप चलता हुआ इनके पास को बैठता, गोद में सर रख गया। क्यों बेचैन हो? उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरा। वो रोज़ रोती है दादी, उसकी सिसकियाँ, रोने की आवाज़ें मुझे सोने नहीं देती। इतना कैसा रो सकता है? अपने पास इतने आंसू कहाँ से आते हैं? वो टूटे बिखरे लहजे में बोला। वो चुपचाप सुन रही थी। शायद आपने उसे नाहक सजा दी है। वो पल भर के लिए साकित हुआ था। आ जाए बाबा जान, ये गलत है। ना हमजा भाई मान रहे, ना फैसल बात सुन रहे। इनके जान इजाज़त देने की देर थी। तोबा मस्कीन सी शक्ल बनाए शिकायत और कान बार लिए अवन साहब के कमरे में आई थी। क्या हो गया? कौन बात नहीं मान रहा मेरी गुड़िया की? वो न्यूज़पेपर साइड में रखते प्यार से बोले थे। समीरा बेगम जो वार्डरोब सेट कर रही थी, वो अभी उसकी आवाज़ से सुने बाहर आई थी। बाबा भाई नहीं, मम्मा समझा ले अपने चहितों को, वरना मैं इन दोनों का कत्ल करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। तोबा ने क्या बोलना था? ज़ारा मैडम भी गुस्से में तन फन करती कमरे में दाखिल हुई थी। अवन साहब, तोबा और समीरा बेगम ने एक दूसरे को देखा था और कमरे में छत फाड़ कह कह गूंजे थे। उफ आपी, ये मेकअप किसने किया आपका? तोबा पेट पर हाथ रखते बोली थी। अगर अब तुम्हारी हंसी की आवाज़ आई तो मैं इन दोनों के साथ तुम्हारा भी सर फाड़ दूंगी, समझी तुम? ज़ारा गुस्से से चिकी थी। तोबा अपनी हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख गई। रिलैक्स मेरी जान, गुस्सा ना करें। अवन साहब ने उसका माथा चूमा था। मुझे बताइए क्या हुआ? बाबा, मैं सो रही थी और इन दोनों ने मेरे मुंह पर पेंट लगा दिया। ज़ारा रोनी सूरत बनाए बोली थी। समीरा बेगम को वो और छोटी सी ज़ारा लगी थी जो ऐसे ही बचपन में रोते आती थी, हमजा और फैसल की शिकायतें लगाया करती थी। अच्छा, आप मुंह धो के आए, मैं इन दोनों की खबर लेता हूँ। बाबा, अभी एक मसले ख़त्म नहीं हुआ था, बाबा की दूसरी प्रिंसेस बोली थी। हाँ हाँ, आपका मसला भी करता हूँ। अवन साहब ने तोबा को भी तसल्ली दी। वो दोनों खुश होती अवन साहब के साथ नीचे आई थी। उनके चेहरों पर फातियाना मुस्कुराहट थी जिसे उन्होंने जंग जीत ली हो। यार हमजा, उसे मारना था, वो मरता तो अभी मेरी ये गोटी बच जाती। फैसल, तुम अपनी बक बक बंद करोगे? मैं कुछ करूँगा ना। हमजा चिढ़ा था। वो दोनों सुबह सुबह जल्दी उठे थे क्योंकि उन्होंने अजीम कारनामा सर अंजाम देना था। अपने मिशन की कामयाबी पर वो दोनों लाउंज में आड़े तिरछे बैठे लूडो खेलने में मसरूफ थे। ये कैसी बेवकूफ़ाना हरकत की है तुम दोनों ने? फैसल, जो सोफे के साथ ज़रा सा टिक के बैठा था, गरजदार आवाज़ पर मोबाइल समेत नीचे गिरा था। हमजा अपनी जगह उछला था जिसकी वजह से उसका मोबाइल अवन साहब के पैरों में पड़ा सलामी पेश कर रहा था। चाचू, बच्चों की जान ले लेगी क्या? फैसल अपने दिल पर हाथ रखते मासूमियत से बोला। बाबा, शक्ल पर मत जाइएगा इनकी, मिसते हैं 1 नंबर की। ज़ारा उनके कान में बोलती पीछे हटी थी। क्या बोल रही हो तुम बाबा को? हमजा माथे पर तेवरी सजाए बोला था। बाबा कैसे बात कर रहा है मुझसे, देखे? और वो पैंट भी इन दोनों ने ही लगाया था। ज़ारा रोने की एक्टिंग करती इन दोनों को हक्का पक्का कर गई। अल्लाह, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। और अपने बारे में क्या ख्याल है? आपका 1 नंबर के कामचोर इंसान है आप। तोबा फैसल को जवाब देती अवन साहब के पीछे छुपी थी। वो दोनों बात करके उनके पीछे छुप जाती थी। अवन साहब उनके लिए एक मजबूत दीवार थे जिसके साए में खुद इनसे बच रही थी। बिलाशबा बाप एक मजबूत सहारा होता है जो अपनी औलाद को, खास कर बेटियों को, ज़िंदगी की हर धूप छाव से, धोखे, नफरत और साजिशों से अपने साए में महफूज रखता है। हमजा, मुझे कम से कम आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। बेटा, समीरा बेगम जो कब से उनकी लड़ाई देख रही थी आखिर बोल ही पड़ी थी। मम्मा, ये आप ही अपनी शहजादियों से पूछे, पहले इन दोनों ने पंगा लिया था। हमजा इनको खतरनाक तेवरों से घूरते बोला था। समीरा बेगम को इन दोनों की 2 दिन पहले की हरकत याद आई थी जब हमजा और फैसल ने चाय का बोला था। तूबा और ज़ारा ने चाय में नींबू निचोड़ कर इन्हें पिलाई थी, जिसके बाद वो दोनों हर एक चीज़ खा चुके थे मगर उनकी ज़बान का जायका 2 दिन तक ठीक नहीं हुआ था और अभी उनकी हरकतें याद कर रही थी कि ज़ारा की आवाज़ गूंजी थी। फैसल ने उसे सोफे पे पड़ा कशन मारा था जिसके नतीजे में वहाँ अब जंग छिड़ चुकी थी। वो चारों आपस में एक दूसरे को कशन मारते लड़ रहे थे। खामोश हो जाइए आप सब। समीरा बेगम की आवाज़ पर वो चारों अपनी जगह पर रुके थे। यहाँ आए आप दोनों। उन्होंने तूबा और ज़ारा को अपने पास आने का इशारा किया था। अगर आप में से कोई भी अपनी जगह से हिला तो बेगम बोल भी दे, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। अवन साहब मुस्कुराहट जब्त करते तकरीबन 5 मिनट बाद बोले थे। अरे मम्मा, बोलिएंगी? बाबा, वो तो इतनी स्वीट हैं, इन्हें गुस्सा करना भी नहीं आता। हमजा और फैसल मुस्कुराए थे।
मगर पता नहीं ये दोनों किस पर चली गई है। फैसल ने ज़ारा और तूबा को मुस्कुराते देख फिर से तिल्ली लगाई थी। और अपने बारे में क्या ख्याल है बंदरों के सरदार? ज़ारा तपती थी। चलो जिसका भी हूँ, सरदार तो हूँ, तुम तो वो भी नहीं हो, भटकती हुई चुड़ैल। फैसल ने उसके बाल खींचे थे। ज़ारा कहाँ पीछे रहने वाली थी। दोनों हाथों से उसके बाल पकड़े, अच्छा खासा उसे घुमाया। समीरा बेगम और अवन साहब थक हार कर सर पर हाथ रखते सोफे पे बैठे थे कि हमारी बला से लड़ते रहो। क्या हो रहा है ये सब? वो चारों उधर उधर भागते एक दूसरे के मुंह पर पेंट लगा रहे थे कि आर्यन की दहशत ज़दा आवाज़ पर अपनी जगह जम गए थे। ये घर है या चिड़ियाघर? उसे गुस्से से इस्तसार किया। भाई एक लफ्ज़ नहीं, सारा घर तुम लोगों ने सर फाड़ उठा रखा है, हद होती है। फैसल जो कुछ बोलने आता फिर से चुप हो गया। और शक्लें देखो तुम सब अपनी, बच्चे हो क्या तुम सब? आर्यन उनके मुंह पर पेंट देख कर अफसोस से बोला। वो समीरा बेगम और अवन साहब ने सुख का सांस लिया था। कोई तो था जिनके कंट्रोल में वो आते थे, वरना वो तो 24 घंटे घर मैदान जंग बना रहता था। जाओ और अभी इसी वक्त तुम चारों अपना अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ, और खबरदार जो किसी ने चू चराबी की तो। आर्यन सख्त लहजे में बोलता कमरे की तरफ बढ़ गया था। अगले 20 मिनट के अंदर वो चारों शरीफ बच्चों की तरह सोफे पे बैठे थे, आर्यन के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। वो इन सब से बड़ा था, और दूसरी उसकी रोबदार शख्सियत किसी को भी इसकी बात मानने पर मजबूर कर देती थी। तूबा जो अपना मोबाइल यूज़ करने में मसरूफ़ थी, कशन धड़ाम से उसके मुंह पर आके लगा था। वो कमज़ोर दिल की लड़की डर के चीख मार गई थी। हमजा और ज़ारा ने भी तूबा की तरफ देखा, जो गुस्से से फैसल को घूर रही थी। मैं भाई को बताऊंगी, तूबा धमकी देते बोली थी। हाँ तो बताऊँ, मैं कौन सा तुम्हारे भाई से डरता हूँ? फैसल 30 मार खा बनते बड़े स्टाइल से बोला था। अच्छा तो तुम नहीं डरते भाई से? हमजा ने खासी ऊंची आवाज़ में उसकी बात दोहराई थी। बिल्कुल भी नहीं, शाहाना अंदाज में बोलते टांग पर टांग रखी थी फैसल। आर्या ने लब भीचस का नाम लिया था। भाई आप, मैं तो मजाक कर रहा था। फैसल के डर के मारे अटक अटक के बोल रहा था। वो तीनों उसकी गैर होती हालत पर हंसे थे। खामोश हो जाओ सब, तुम चारों इस वक्त मॉल जाओगे शॉपिंग करने, आर्यन मुद्दे पे आते बोला। समीरा बेगम पहले ही उसे जंग अजीम की वजह बता चुकी थी जिस पर उसने नया हुक्म सुनाया था। अभी 2 बज रहे थे, शाम 7 बजे से पहले तुम चारों घर होने चाहिए, और अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो तुम दोनों अपना हश्र सोच के घर आना। आर्यन इन दोनों को कड़े तेवरों में बावर करा गया। आप नहीं आएंगे हमारे साथ? तुबा धीमे लहजे में बोली थी। इसे डर था कि आर्यन इस पर भी गुस्सा कर देगा, मगर आर्यन मुल्क की तो जान बसी थी अपनी बहन में, वो कैसे गुस्सा कर सकता था। नहीं मेरा बच्चा, मैं नहीं आ सकता, मुझे चाचू के साथ जाना है और भी बहुत काम है। आपको कोई तंग नहीं करेगा? वो तोबा का डर समझ गया था। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम दोनों को। इस पर से नजरें हटाए वो फिर से फैसल और हमजा की तरफ मुड़ते बोला था। बेफिक्र कर रहे भाई, वहाँ तक नहीं करेंगे, मगर घर आके सारे बदले लेंगे। आखिरी बात पर वो अपनी कम आवाज़ में बोला था कि सिर्फ हमजा को ही सुनाई दी थी, मगर ये भी इसकी गलत फहमी थी। आर्यन ने सर झटका था। वो जानता था फैसल शाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। चलो अब जाओ और ख्याल रखना अपना। आर्यन समेत वो सब समीरा बेगम को अल्लाह हाफिज़ बोलते घर से बाहर निकले थे। चाचू मुझे आपसे बात करनी है। नज़र सामने सड़क पर टिकाए वो अब अदब से बोला था। जी बोलिए। अवन साहब मोबाइल डैशबोर्ड पर रखते उसकी तरफ मुड़े थे, मगर सामने पड़ी फाइल ने उनकी तवज्जो आर्यन पर से हटाई थी। ये कौन सी फाइल है? वो फाइल खोलते गोया हुए थे। मुझे इसी बारे में बात करनी थी आपसे। अवन साहब इस फाइल पर अपना नाम देखते चौंके थे। बरसों पहले जो गलती मेरे पापा से हुई थी, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। वो हवेली आपकी अमानत है, पापा के बाद आपके पास ही होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये कागजात बनवाए हैं। वो हवेली दोबारा आपके नाम कर रहा हूँ। मगर बेटा वो आपकी है, क्योंकि वो अनवर भाई की थी तो उनके बाद उनके बेटे की हुई ना। चाचू वो सिर्फ बाबा की हवेली ना थी, इस पर आप का भी इतना ही हक है जितना बाबा का था। आर्यन की बात पर उनके लब मुस्कुराए थे। बचपन में आपको देखा था तो डर लगता था कि आने वाले वक्त में आप भी अपने बाबा जैसे बन जाओगे, इसीलिए मैं आप पर पाबंदियां लगाया करता था और आपको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, ताकि यहाँ का बुरा असर आप पर ना पड़े। मगर मैं खुश हूँ आज ये देख कर कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। अनवर भाई से भी बहुत प्यार करता हूँ आज भी, मगर उन्होंने हमेशा दुनियावी चीज़ों की अहमियत दी थी। उनके नज़दीक रिश्ते, बहन भाई ये सब मायने नहीं रखते थे, और यही वजह थी कि हम अलग हो गए और अब वो अफसरदा हुए थे। मगर मैं आपकी तरफ से मुतमईन भी हूँ और फ़क्र है आप पर। उन्होंने आर्यन का कंधा थपथपाया था, मगर वो खामोश हुए थे। मगर क्या चाचू? आर्यन तशवीश ज़दा लहजे में बोला था। मैं ये हवेली नहीं ले सकता, ये आपकी मेरी खुशी के लिए भी नहीं। आर्यन उनकी आंखों में देखते बोला था। मगर बेटा, अगर मगर कुछ नहीं चाचू, ये फाइल रखे और इस पर साइन कर दीजिएगा। आर्यन ज़बरदस्ती उनको फाइल थमाते बोला था। वो कुछ बोलते आर्यन का मोबाइल बजाता इन्हें खामोश रहना पड़ा।
मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ। आर्यन कॉल कट करते उनकी तरफ मुड़ा था। मुझे कुछ और भी बात करनी थी। आर्यन के दोबारा बोलने पर उन्होंने सिर्फ देखने पर इस्तफसार किया। चाचू, मैं चाहता हूँ जिस हवेली में मेरी दादी और माँ दुल्हन बनकर आई थी और मेरी छोटी मम्मा की एंगेजमेंट हुई, ये शादी भी इसी हवेली में हो। अवन साहब मुस्कुराए थे। वो और आसिया बेगम भी तो ऐसा ही चाहते थे, मगर आर्यन से बात करने में हिचकिचा रहे थे और आज आर्यन ने खुद बात करके इनका दिल खुश कर दिया था। मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी की बारात भी उसी हवेली में आएगी। आर्यन उनकी रजामंदी पर खुश था। वो चारों कुछ देर कबल मॉल पहुंचे थे। तुम दोनों अपनी शॉपिंग करो, मैं और मेरी बीवी अपनी शॉपिंग कर लेंगे। फैसल उनको कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर तोबा का हाथ थामे मॉल की दूसरी साइड पर गया था। मुझे आप ही के साथ शॉपिंग करनी थी। वो उसके साथ कदम उठाती मुंह बनाते बोली थी। चलते चलते फैसल रुका था, जिस पर उसे भी रुकना पड़ा। मेरी मासूम बीवी, कुछ वक्त इनको अकेला गुजारने दो ताकि जो रही सही रंजिश है इनके दरमियान वो भी ख़त्म हो जाए। फैसल उसके गाल खींचते बोला था। हाँ क्या? तूबा मासूम सी शक्ल बनाए बोली थी। फैसल को हंसी आई थी। अब मैं क्या करूँ, तुम हो ही इतनी क्यूट, दिल करता है खा जाओ तुम्हें। फैसल फिर उसके गाल खींचते मुस्कुराते हुए बोला था। वो आंखों में बेयकीनी लिए उसे देख रही थी। ऐसे नहीं देखो वरना मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूँगा। फैसल ने उसे अपनी तरफ खींचते कान में सरगोशी की थी। आप बहुत बुरे हैं। तोबा उसकी बात का मतलब समझती फट से दूर जा खड़ी हुई थी। उसकी मासूम हरकत पर बेसाख्ता उसे कहकहा लगाया था। तोबा जो पहले ही सुर्ख गुलाब बनी हुई थी, उसके कहकहे पर मज़ीद शर्मिंदा होती सर झुका गई। वो उसके साथ चाहे जितनी भी फ्रैंक थी, मगर ज़रा सी उसकी कुर्बत भी उसे अपने आप में समेटने पर मजबूर कर देती थी। अच्छा यहाँ आओ, दूर तो ऐसे भाग रही हो जैसे अभी खाने वाला हूँ तुम्हें। मुझे तंग नहीं करे वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वो गुस्से से बोलती मुंह मोड़ गई थी। चलो नहीं करता, मगर घर जाने के बाद की गारंटी मैं नहीं लेता। उसे हसार में लेता प्यार से बोला था। उसकी आंखों में छलकती मोहब्बत और लो देता लहजा तुबा को इसके इरादों से खौफ महसूस हुआ था। अभी इनके दरमियान इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी कि वो अपनी शॉपिंग एक दूसरे के साथ करते। वो दोनों ही अपनी जगह हिचकिचा रहे थे। 20 साल का अरसा इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी सारी तब्दीलियां कर गया था। वो पुराने वाले दोस्त नहीं रहे थे जो एक साथ मौज मस्ती करते, खाना खाते, हर बात शेयर करते। हमजा तो तब भी इतना फ्रैंक नहीं था, मगर अब ज़ारा भी उसके साथ नर्वस होती थी। देखा जाता तो अब दोस्ती से भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता उनके दरमियान जैसे समझने के लिए इन्हें अभी काफ़ी वक्त चाहिए था। अब क्या सारा दिन यहाँ खड़े रहने का प्लान है? ज़ारा खुद को कंपोज करते बोली थी। नहीं, चलो चलते हैं। ज़ारा को लगा वो सोच रहा है फैसल तुम्हें इतना तंग करता है, और वो जो सुबह वाली हरकत की थी वो भी फैसल ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर गया है था, इसीलिए सुबह के लिए सॉरी। फैसल की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। बच्चों की तरह कान पकड़े सॉरी बोलते वो ज़ारा को बहुत प्यारा लगा था। मैं नहीं हूँ नाराज़, मत बोलो सॉरी, ज़ारा आम से लहजे में बोली थी। और वैसे भी मैं फैसल की हरकतों से कभी तक नहीं आई, और ना कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ज़ारा ने मुस्कुराती आंखों से हमज़ा को देखा था। क्यों, इसमें ऐसा क्या है? हमज़ा अपने लहजे को नरम रखते बोला था। इसने तब मेरा हाथ थामा था हमज़ा, जब कोई नहीं था मेरे पास। मैं अपने अल्लाह से, मम्मा, बाबा, दादी, आर्यन सबसे दूर हो गई थी। सिर्फ इस एक तुम्हारे लिए इस दुनिया से बहुत खुश थी। जब मम्मा ने बताया कि तुम सवारे हो, तुम्हें 15 सालों बाद देखने वाली थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमज़ा उसे बड़ी गौर से सुन रहा था। मगर मेरी खुशी खाक हुई थी जब आर्यन के साथ तुम नहीं, फैसल शाह आया था। और वो पहली बार आया था, मगर उसकी शरारती तबीयत के बरक्स वो बहुत जल्दी सब में घुल गया था। मैं उससे मिलने नहीं आई थी, बल्कि वो खुद आया था। वो, और तुम्हें पता है वो क्यों आया था? ज़ारा अपनी गहरी भूरी नज़रें उसकी आंखों में गाड़ती थी। क्यों? वो हौले से बोला था। फैसल शाह उस बदनसीब लड़की को देखना चाहता था जो हमज़ा मीर की मोहब्बत में जीती थी। वो इस पागल लड़की को देखने को आया था जो हमज़ा मीर की सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए इसे दिन में 100 कॉल्स करती थी। और मैं बेवकूफ़ लड़की उस दिन भी वहाँ कमरे में अकेली बैठी तुम्हारी बेरुखियों पर मातम मना रही थी। जब वो मेरे कमरे में आया था, मैंने जल्दी से आंसू साफ किए थे। आंसू बहने के लिए ही बने हैं, तो इन्हें रोको मत, बस बहने दो। मेरे सर पर हाथ रख के बोला था, और मैं जैसे मुझे कोई सहारा मिला था, मैंने उसके सामने फूट फूट कर रो दी थी। फिर उसने बताया कि वो हमारे बारे में सब जानता है। मैं बस खामोशी से उसे सुनती रही और तुम्हारी तरफदारी करता रहा कि तुम बहुत अच्छे हो, उसे बहुत प्यार करते हो। बस कुछ मजबूरियाँ है, और मैं अज़ल की तुम्हारी दीवानी, जिस बस तुम्हारी बेरुखी ही मेरे गिर्द चक्कर काटती रही, उसकी कोई बात सुनी ही नहीं। ज़ारा को अपनी आंखों में नमी महसूस हुई थी। एक वही तो दोस्त बन के आया था, तभी जब
कोई नहीं था मेरे पास जब मैं तुम्हारे दुख में कतरा कतरा करके मर रही थी। वो भाई की तरह मुझे समझता और तहफ़्फ़ुज़ देता और दोस्त की तरह मुझे हंसाता। जब तक वो वहाँ रहा उसने मुझे रोने नहीं दिया था। हमज़ा की आंखों में उदासी फैल गई थी। वो जितनी भी कोशिश करता मगर यही सच था, उस कांच की गुड़िया ने उसके तक पहुँचने के लिए बेशुमार दुख और अजियतें झेली थी, जिसका मदावा वो सारी ज़िंदगी भी अदा नहीं कर सकता था। तुम्हें एक बात बताऊँ हमज़ा, बस देखने पर इत्तेफाक किया था। तुमसे जुड़ी हर अज़ियत वो याद है जब भी मुझे अपने शहर में चकरती है तो मुझे उस दिन पहले ही दिन की जैसी तकलीफ़ होती है जब तुम मुझे छोड़कर गए थे। आंसू लकीर की सूरत में उसके चेहरे पर बहते हमज़ा ने बेसाख्ता का हाथ थामा था। इन सब बुरी यादों को भूल जाओ। मैं बीता वक्त बदल तो नहीं सकता मगर ये वादा ज़रूर करता हूँ कि हमारी आने वाली ज़िंदगी में तुम्हारी आंख में कभी हमज़ा मीर की वजह से आंसू नहीं आएगा और ना किसी की इतनी ज़रूरत होगी कि वो हमज़ा मीर की बीवी को रुला सके। उसे नरमी से ज़ारा के आंसू पोंछे थे। अगर मौका दो तो मैं अभी साबित करने को तैयार हूँ हमज़ा मीर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हमज़ा आंख मारते हंसते हुए बोला। ज़ारा उसकी बात का मतलब समझते कान की लो तक सुर्ख हुई थी। दफ़ा हो जाओ, नहीं करने मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग। ज़ारा अपने चेहरे की सुर्खी छुपाते उसे बैग मारते बोली थी। मेरी जंगली बिल्ली रुको, भाई ने बोला तुम्हारे साथ रहूं जिंदगी के आखिरी मोड़ तक। हमज़ा उसके पीछे भागता हुआ हंसते बोला था। ज़ारा ने उसे घूरा था। अच्छा नहीं बोलूँगा अब कुछ भी। हमज़ा मुँह पर हाथ रख गया था। ड्रामे कर लो बस तुम से। ज़ारा गुस्से से बोलती शॉप में इंटर हुई थी जहाँ उसकी नज़र लॉन्ग मैक्सी पर पड़ी थी। अब ये मत कहना तुम ये लेने वाली हो। हमज़ा उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते बोला था। बिल्कुल भी यही बोलूँगी। खुदा का खौफ करो ज़ारा, ये पहनकर तुम चलोगी कैसे? हमज़ा परेशान हुआ था। उफ तुम चुप रहो, मैं दुल्हन हूँ, बस एक जगह बैठना है। मैंने ज़ारा मसले का हल देती उतराई थी। फिर भी ये बहुत हैवी है, दुल्हन ऐसी ही ड्रेसेस पहनती है इडियट। वो झुंझलाते बोली थी। ओके मर्जी करो। हमज़ा कुछ भी बोले बगैर अपने लिए ड्रेसेस देखने जेंट्स पोर्शन की तरफ बढ़ गया था। मैं इसलिए कह रही थी कि मुझे आप ही के साथ शॉपिंग करनी है, तोबा चिढ़ती बोली थी। शॉप से बाहर निकली थी। वो तीसरी शॉप थी जहाँ से वो ये कहकर बाहर आ जाती थी कि उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। फैसल तो अच्छा खासा ख्वार हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं खुद पसंद करता हूँ अपनी बीवी के लिए ड्रेस, चलो मेरे साथ। फैसल उसकी उतरी हुई शक्ल देखते वापस शॉप में गया था जहाँ उसने तोबा के लिए अलग अलग डिज़ाइंस और रंग के 5 ड्रेस पैक करवाए थे। अब वो दोनों फूड कोर्ट की तरफ आए थे। इन दोनों की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी थी। 6:30 बज चुके थे और ये दोनों अभी तक नहीं आए। फैसल एक बार फिर कॉल मिलाता बोला था। कहाँ हो यार तुम दोनों? टाइम देखो, भाई से मार खाने का इरादा है क्या? पहले देख तो लो, तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। हमज़ा उसकी गर्दन दबोचते बोला था। शुक्र है आ गए तुम दोनों, अब चलो निकलो यहाँ से। फैसल को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। उफ क्या है बंदर, हर वक्त उछलते रहते हो। बैठ जाओ, अभी मैं थक गई हूँ, मेरे पाँव में दुख रहे। ज़ारा कौफत से बोलती उसके बाजू पकड़ गई थी। तुम चुड़ैलों की मलिका, फैसल दूबदू बोला। तुबा और हमज़ा ने सर पकड़ा था। अब आप दोनों यहाँ लड़ने मत बैठ जाइएगा। तुबा की बात पर इन दोनों ने उसे घुरा था, क्योंकि मुझे पता है गलती किसी की भी हो भाई डांटेंगे मुझे ही, इसीलिए बेहतर है चलो चुपचाप। फैसल बोलता हुआ बाहर निकल गया था। इन सबको भी इसके पीछे आना पड़ा था। हाँ वकास बोलो। मैं इस वक्त चाचू के साथ था इसीलिए बात नहीं कर सका। कोई बात नहीं, वो बहुत धीमे लहजे में बोला। आर्यन को वो ठीक नहीं लगा था, इसका कुछ पता चला? आर्यन मुद्दे पर आया था। जी वो कोयटा में ही है। तुम इससे मिले? हाँ। तुम ठीक हो? आर्यन अक्सर किसी से पूछता नहीं था मगर वकास के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात थे इसीलिए पूछ लिया। जी मैं ठीक हूँ, तुम्हारा पैगाम भी दे दिया। आर्यन ने उसके लहजे में उदासी महसूस की। ओके तुम रेस्ट करो, मुझे उम्मीद है मलाइका मुझे कांटेक्ट करेगी और इंशाल्लाह। बोलता कॉल रख गया। आर्यन अंदर की तरफ बढ़ता जब इसने इन चारों की गाड़ी को घर में दाखिल होते देखा था। वो सब बारी बारी नीचे उतरे थे। उनके चेहरों पर थकन के आसार नुमाया थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुबा थके हुए लहजे में सलाम करती आर्यन के बाजू के साथ सर टिका गई थी और इतनी छोटी सी थी कि आर्यन इसके कंधे तक भी मुश्किल से आती थी। क्या हुआ मेरा बच्चा? उसके लहजे में मोहब्बती मगर वो खामोश रही। आर्यन फिक्रमंद हुआ। इसने तुबा की तरफ देखा था जो आर्यन के कंधे से लगे सो ही गई थी। आर्यन चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो तीनों भी उसकी मासूम हरकत पर मुस्कुराए थे। यहाँ नहीं सोना गुड़िया, चले अंदर, पहले खाना खाना है फिर सोना। आर्यन उसके बाल सहलाता ज़ारा को इशारा कर गया था जो तुबा को बाजू से पकड़े अंदर सोफे तक लाई थी। घर के बड़े जो लाउंज में बैठे सब इनका इंतजार कर रहे थे। इनकी हालत देखकर मुस्कुराए थे। लगता है आज मेरे बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है। अवन साहब मुस्कुराते हुए बैग्स की तरफ देखते बोले थे। समीरा बेगम तुबा की तरफ आई थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? इनके लहजे में माँ वाली फिक्र और प्यार था। उन्होंने भी कभी महसूस ही नहीं होने दिया था कि वो इसकी माँ नहीं है। मम्मा आपकी छोटी सी गुड़िया बहुत थक गई है बाहर।
आर्यन उसके कंधे से लगी सोई थी। आसिया बेगम और अवन साहब भी मुस्कुराए थे। अच्छा, आप सब हाथ धो के आइए, मैं खाना लगाती हूँ। वो सब खाने की टेबल पर इकट्ठे थे, मगर पहले जैसी कोई शरारती नहीं थी, क्योंकि वो चारों ही थकन से चूर थे। तोबा को समीरा बेगम ने बहुत मुश्किल से खाना खिलाया था, जो आधी नींद में बस चंद निवाले ही खा कर सो गई थी। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले गए थे। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे जब वो जॉगिंग से वापस घर आया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, एक गिलास पानी का दे दें? आर्यन सोफे पे बैठते बोला। समीरा बेगम जो मुलाजमा के साथ मिलकर नाश्ता तैयार कर रही थी, उसकी आवाज़ पर पानी का गिलास ले बाहर आई थी। आर्यन, जी मम्मा। आर्यन गिलास थामते प्यार से बोला, आपने वो हवेली, अब आप भी चाचू की तरह आर्ग्यूमेंट्स करेंगी? आर्यन उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मसनूई गुस्से से बोला था। वो मुस्कुराई थी, जिसमें मेरी बेटी की खुशी, मैं भी वहीं खुश हूँ, बस यही सुनना था मैंने। आर्यन उनका माथा चूमता बोला था, कल से शादी की तैयारियां शुरू है। आर्यन, और सब कैसे होगा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है, समीरा बेगम फिक्रमंद लहजे में बोली थी। मम्मा, मैं हूँ, हमजा है, फैसल है, हम सब देख लेंगे, आप क्यों टेंशन लेती हैं? मगर फिर भी ज़्यादा नहीं सोचे मम्मा, मैंने कल ही हवेली की सफाई और डेकोरेशन का बोल दिया था, बाकी इन्विटेशंस भी भेजवा दिए हैं। कैटरिंग और ज्वेलर को मैंने आज हवेली बुलाया है, बस काम टाइम से हो जाएगा, बस आप बेफिक्र रहें। पर ये सब आपने किया कब? वो हैरान हुई। कल का दिन यही सारे काम किए थे मैंने। वो परसुकून सा बोला था। अब आप इन सबको उठाए और नाश्ता कराएं, फिर हम निकलना है। ठीक 9 बजे वो सब पांचों गाड़ियां समेत मुल्क वला से निकले थे। 2 गाड़ियों में वो सब थे, जिनकी 3 गाड़ियों में इन सब का सामान था। तुबा, हजारा, हमजा और समीरा बेगम एक कार में थी, जबकि फैसल, आर्यन, आसिया बेगम और अवन साहब एक कार में थे। आर्यन ने खास फैसल को अपने साथ बिठाया था, क्योंकि उसके नज़दीक हर शैतानी की जड़ वही बंदा होता है, इसीलिए जब तक वो आर्यन के साथ रहता है उसे सुकून रहता था, वरना तो इसके अंदर की जीन उसे कभी भी एक जगह टिकने नहीं देते थे। तुबा और जारा ने सारा सफ़र सो के गुजारा था। तकरीबन 4 घंटे बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंचे थे, और फैसल शाह की बेकरार आंखों का करार आया था, क्योंकि उसने अपनी झल्ली बेगम का दीदार जो कर लिया था। आसिया बेगम की आंखें नम होती हुई थी। कितनी यादें जुड़ी थी इनने इस हवेली से। दुल्हन के रूप से लेकर 2 बच्चों की माँ तक का सफ़र उन्होंने इस हवेली में ही तो किया था। उनकी ज़िंदगी की हर अच्छी बुरी याद इस हवेली से जुड़ी थी। इन्हें बेसाख्ता अपना बड़ा बेटा अनवर याद आया था। बाहर दरवाजे पर ही मुलाजमों की फौज खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। समीरा बेगम और अवन साहब ने दिलासा देते अंदर लाए थे। तूबा और जारा इतनी बड़ी हवेली देखकर दंग रह गई थी। वो हवेली उनके पुरखों की वक्त की थी, तब से अब तक इस हवेली को आज भी नहीं आई थी। उसकी खूबसूरती नफासत से रखी गई थी। हर शय जो इसकी दिलकशी मजीद बढ़ा रहे थे, हर शय अपने आप में खूबसूरती की मिसाल थी। वो सब हॉल नुमा कमरे में आ बैठे थे, सिवाय जारा और तुबा के, जो इसको कोना कोना देखने गई थी। हमजा और फैसल वहाँ बार बार दफ़ा आ चुके थे। साहब जी, बैग्स अंदर रखवा दिए हैं, और कोई हुक्म है? वो बहुत मौदबाना अंदाज में बोला था। सब मुलाजमों को बुला कर लाओ। आर्यन के नए हुक्म पर मिनटों में हवेली के तमाम मुलाजिम हाथ बांधे नजरें झुकाए वहाँ खड़े नजर आए थे। वो सब हवेली के नए मुलाजिम थे, इसीलिए इन सबको घर वालों के बारे में बताना ज़रूरी था। ये मेरी दादी है आसिया सिद्दीक, मुल्क इस हवेली की बड़ी और काबिल एहतराम हस्ती। मेरे चाचू अवन सिद्दीकी इस हवेली के मालिक, और आप सबके बड़े साहब। ये है मेरी माँ। और सब जो कि नखियों से सबको देख रहे थे माँ के लफ्ज़ पर, इन सब ने बेवक्त नज़र उठाकर समीरा बेगम की तरफ देखा था। दूसरी तरफ समीरा बेगम जो समझ रही थी कि वो इन्हें चाची या छोटी मम्मा के हवाले से मुतारिफ कराएगा, वो गलत साबित हुई थी। दोनों के चेहरे पर बेवक्त मुस्कुराहट आई थी। मेरे घर के बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं चाहूँगा आप सब इन सब की भी वैसी ही इज्जत करें जैसे मेरी करते हैं। आर्यन लाख गुस्से का तेज़ और सफाक मर्द था, मगर उसने कभी गरीब पर अपना गुस्सा नहीं निकाला था, इन्हें धुतकारा नहीं था। यही वजह थी वहाँ सब मुलाजिम इसको जी जी करते थे, उसको सर आंखों पर बिठा के रखते थे। इसीलिए अपने साहब का हुक्म पत्थर पर लकीर की तरह था। भाई, ये हवेली बहुत प्यारी है। तूबा चाहती हुई आर्यन के पास आई थी। सभी इसकी बात पर मुस्कुराए थे। मुलाजिम इस छोटी सी लड़की को देखकर हैरान हुए थे। इसके चेहरे पर छाई मासूमियत, इसकी बड़ी बड़ी आंखें, वो छोटी सी गुड़िया की नज़र आने वाली लड़की जो आर्यन को भाई बोल रही थी, इन्हें कोई आसमान से उतरी परी लगी थी। आर्यन उसकी बात पर मुस्कुराया था। तुम वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। आर्यन ने जारा को भी अपने पास बुलाया था, जो दूर खड़ी ना जाने किन ख्यालों में गुम थी।
वो दोनों आर्यन के दाएं बाएं खड़ी हुई। इन सब ने ज़ारा को देखा था। वो दोनों ही लाजवाब हुस्न रखती थी। ये दोनों मेरी बहनें हैं। आर्यन के बहन लफ्ज़ पर वहाँ सब मुस्कुराए थे सिवाय एक शख्स के। सब मुलाजमों ने आर्यन के दाएं और बाएं देखा था। दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं था। दोनों ही अपने आप में बेमिसाल थी, मगर एक बात मुश्तरका थी कि वो ये कि दोनों सरों पर चादर बड़ी नफासत से सेट कर रखी थी। तुबा की आदत थी वो चादर बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी। ज़ारा भी उसकी सोहबत में रहते चादर करने लगी थी। इन दोनों को तो आप सब जानते हैं। आर्यन ने सोफे पे आड़े तिरछे पड़े हमजा और फैसल की तरफ इशारा किया था। तो ठीक है, आप सब जाएं और खाने की तैयारी करें। वो सब सरस बात में हिलाते वहाँ से अपने कामों की तरफ चले गए थे। वो सोफे पर टांग पर टांग जमाए शाहाना अंदाज में बैठा। ज़ारा तुबा सीढ़ियों से बाएं तरफ वाले 2 कमरे आप दोनों के हैं और दाएं तरफ वाले कमरे हमजा और फैसल तुम दोनों के हैं, और बीच वाला 5वां कमरा है वो किसका है? वो मलाइका का है, वो परसुकून लहजे में बोला था। आर्यन के मुताबिक मलाइका सिद्दीकी उसकी और हमजा फैसल की यूनी फ्रेंड थी। मलाइका कौन है? सवाल तुबा की तरफ से आया था। वो भाई की फ्रेंड है। ज़ारा गला खनखालते बोली थी। भाई आपकी फ्रेंड भी है? वो फैसल की फ्रेंड है, गुड़िया मेरी नहीं। आर्यन ने गोया फैसल के सर पर धमाका किया था। वो जो सुकून से आंखें मूंदे लेटा था, हड़बड़ा के उठ बैठा था। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? मेरी फ्रेंड सब जानते हैं आर्यन मुल्क लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, इसलिए वो फैसल की दोस्त से ही जानी जाती है। तुबा बड़ी बड़ी आंखें किए उसे घूरे जा रही थी। फैसल को लगा था वो इसे कच्चा चबा जाएगी। वैसे मलाइका बेटी से मिले बहुत टाइम हो गया है, समीरा बेगम अपनायत से बोली थी। क्या वो शादी पर आ रही है? ज़ारा ने आर्यन की तरफ देखा था। शायद आ जाए, आर्यन परसोच अंदाज में बोला था। तुबा मुसलसल उसे घूरे जा रही थी। फैसल अपना मुंह छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा। वैसे समझाना चाहता था, मगर सबके सामने कैसे बात करता। आप सब फ्रेश हो जाए, खाना बनने वाला होगा। आर्यन की बात पर सब मुत्तफिक होते अपने अपने कमरों में चले गए थे। फैसल मौका का फ़ायदा उठाता फ़ौरन से तुबा के कमरे में गया था, जो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए इधर उधर टहल रही थी। फैसल को अपने कमरे में आता देखकर एक एक करके सारे कशन इस पर बरसाने लगी थी। यार मेरी बात तो सुन लो, क्यों अपने छोटे से मासूम से शोहर का कत्ल करने पे तुली हो? इसकी दोनों कलाइयाँ मजबूती से जकड़े बोला था। भाई मजाक कर रहे थे यार, वो सिर्फ यूनी की फ्रेंड है, हमारे साथ पढ़ती थी। चाहो तो हमजा से पूछ लेना। फैसल इल्तिजाई अंदाज में बोला था। आप सच कह रहे हैं? वो शायद मुतमईन नहीं हुई थी। तुम्हारी कसम, इसके आगे अब किसी तरह के सवाल का जवाब ही नहीं बनता। तुबा खामोश हुई थी। सॉरी, मुझे लगा वो आपकी फ्रेंड है। चेहरे पर ढेरों मासूमियत सजाए बोली थी। वो फैसल शाह के दिल में एक बार फिर उतर गई थी, मगर अब की इतनी गहराई में उतरी थी कि फैसल शाह के लिए वो सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई। मुझे तुम पर तरस आता है, मगर शायद तुम्हें अपनी छोटी सी जान पर तरस नहीं आता। फैसल उसे दीवार से लगा था, दोनों कलाइयों को मजबूती से जकड़े बोला था। अब इसके जुमले की भी समझ नहीं आई थी कि फैसल ने उसके नरम गुलाबी होठों पर झुका था। तुबा अपनी जगह जम सी गई थी। वो सब इतनी जल्दी हुआ था कि उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। वो नरमी से दूर होता उसे देख रहा था, जो चेहरे पर खौफ और हया के रंग सजाए नजरें नीचे की अपनी धड़कनों को तरतीब देने में लगी थी। जब इतनी मासूमियत से बोलती हो ना, दिल पर कंट्रोल नहीं रहता। फैसल उसके गाल सहलाता, धीमे लहजे में बोलता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। मेरी झल्ली बेगम, फैसल ने इनसे खुद में समोया था। वो सब अभी खाना खाकर लॉन्च में बैठे थे जब दादी ने ज़रूरी बात का ऐलान किया। कौन सी ज़रूरी बात दादी? वो ये कि कल से शादी शुरू है और तुम आज से अपने कमरे में बंद रहो। अब तुम दोनों एक दूसरे को शादी वाले दिन ही देखोगे। उनकी बात पर जहाँ ज़ारा मुस्कुराई थी, हमजा को खांसी शुरू हुई थी। यह हमारे यहाँ का रिवाज है, दुल्हन शादी से पहले दूल्हे से पर्दा करती है। हाँ मगर दादी, आप ही और भाई तो एक घर में रहते हैं, फिर कैसा पर्दा? तुबा थोड़ी पर हाथ रखते सोचने वाले अंदाज में बोली। जो भी हो बेटा, मगर दूल्हा दुल्हन तो ना चाहे फिर एक घर में ही क्यों ना रहे, पर्दा तो करना पड़ेगा। दादी अटल लहजे में बोलती, सबको बावर करवा गई। कहोगे तो मुलाकात करा दूंगा। फैसल उसके कान में राज दराना बोलता दांतों की नुमाइश कर रहा था। जी नहीं, अब इतनी भी कोई आफत नहीं आई है, 2 दिन की तो बात है। हमजा मजबूत लहजे में बोलता रुक मोड़ गया था। चलो मैं भी देखता हूँ, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। उठो, तुम दोनों बाहर डेकोरेशन वाले आए हैं, जाके डेकोरेशन करवाओ। आर्यन लॉन्ज में दाखिल होते उन्हें हुक्म दिया था। मम्मा आप चले मेरे साथ, ज्वेलर आया है। हमजा जा चुका था। आर्यन वहाँ से निकलता उसकी नज़र फैसल पर पड़ी थी। तुम अभी तक यहीं हो? आर्यन फैसल को वहीं बैठे देखकर बोला था। भाई जिसकी शादी है वो करवा रहा है काम, जब मेरी होगी मैं करवा लूँगा। फैसल आम से लहजे में बोलता फिर से मोबाइल में घुस गया था। मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ नज़र मत आना, वरना मैं जा रहा हूँ। भाई क्या होगा? आप तो मजाकी में नहीं समझते। आर्यन कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता। फैसल अपनी खैर मनाते भागा था।
वो भागते हुए कमरे से बाहर निकले थे। उनकी सांस फूल चुकी थी, मगर डॉक्टर को इनकी बात समझने में मुश्किल नहीं हुई थी। वो तेज़ी से इस रूम में गए थे जहाँ हयाम दुर्रानी ज़ेरे इलाज थी। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, वो गहरे सांस ले रही थी, इसका पूरा जिस्म हौले हौले नजर रहा था। नर्स दुर्रानी साहब को बाहर ले गई थी। आप बाहर रुके। दुर्रानी साहब वहीं ज़मीन पर ढह गए थे। ये आप मेरी अल्लाह, मेरे मालिक, मेरी बच्ची पर रहम फरमा, लौटा दे मेरी बेटी को, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता कुन फरमा दे मेरी दुआ पर। बेशक तूने सुनने वाला है, तू सुनता है तब जब कोई नहीं सुनता, तू देखने वाला है इन तकलीफ़ों को भी जिनका कोई नहीं देखता। बेशक तू ही है जो इन तकलीफ़ों से निजात दिलाने वाला है। ख़त्म कर दे इस आजमाइश को, मुझे मेरी बेटी लौटा दे। वो उधेड़ उमर शख्स ज़मीन कर गिरे, अपने रब के हुजूर इल्तिजा कर रहे थे। उनकी आंखों से बहता गर्म सियाल ज़मीन पर गिर रहा था। मुबारक हो दुर्रानी साहब, आपकी बेटी को होश आ गया है। तो आखिर इनकी सुन ली गई थी। उनकी दुआ पर कुन फरमा दिया गया था। इतने सब लंबे अरसे के बाद उनकी आजमाइश ख़त्म की गई थी, मगर डॉक्टर की आवाज़ ने उन्हें सर उठाने पर मजबूर कर दिया था। वो अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। इतने दिन कोमा में रहने की वजह से इनकी बॉडी और माइंड पैरालाइज है। इन्हें ज़बरदस्ती बोलने पर उकसाया नहीं जाएगा, यही बेहतर है, क्योंकि ऐसा करना इनकी तबीयत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल करते हाथ बढ़ाया था। दुर्रानी साहब उनके सहारे वापस खड़े होते उनके गले लगे थे। मेरे खुदा के बाद अगर ये मुमकिन हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से, बहुत शुक्रिया आपका। वो चेहरे पर उदासी मुस्कुराहट सजाए बोले थे। मेरी बेटी कोमा से बाहर आ गई है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द स्टेबल भी हो जाएगी। मुझे यकीन है अपने अल्लाह पर, जहाँ इतना करम हुआ है वहाँ ये करम भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। डॉक्टर उनके पॉजिटिव सोच पर खुश हुए थे। अक्सर ऐसे केसेस में लोग मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीदी दिखाते हैं, मगर उनके करियर में दुर्रानी साहब वो पहले इंसान थे जिनकी हिम्मत हर दिन के आगाज़ के साथ और मजबूत हो जाती थी। उसे कहते हैं आप अपने अल्लाह पर कामिल यकीन था, वो यकीन जो इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल तरीन हालात से भी बाहर ले आती है। इस पल पर कामिल और मजबूत यकीन माज़े दिखाती है, जिसे आज दुर्रानी साहब को दिखाया गया था। आज अगर कोई इनसे पूछता कि माज़े होते हैं तो वो सेकंड के हज़ार ज़ाविये हिस्से में जवाब देते कि हाँ माज़े होते हैं। अपने रब पर कामिल और सच्चा यकीन माज़े कराता है। वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो अल समीउल अल बसीर है, वो सब देखता है और सुनता है और वक्त आने पर नवाजता है। उसे पता है कब किसको कहाँ क्या चीज़ अता करनी है, वो बेहतर जानता है। बस वो तुमसे सब्र ले की तलब करता है। आज का दिन भी उनका मसरूफ़ दिन गुजरा था। वो सब कुछ देर पहले खाना खाकर अपने अपने कमरों में गए थे। ज़ारा को जब से दादी ने पर्दा करने को कहा था, इसने तो फर्मा बरदारी की सारी हदें पार कर दी थी। वो इस वक्त कमरे में बंद थी। हमजा बेचारा तो उसे देखने के चक्कर में जली पैर की बिल्ली बना पूरे हवेली में घूम रहा था। अभी भी वो तूबा के साथ बाहर लॉन में बैठा उसके बारे में ही बात कर रहा था। फैसल उसे पूरी हवेली में ढूंढता लॉन में आया था जहाँ वो हमजा के साथ बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थी। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढता फिर रहा हूँ। इसके लहजे की सख्ती और रौब तुबा को अपनी जगह मंजमित कर गया था। वो ठहरी मोम की गुड़िया आंखों में खौफ समाये से देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो अब मैंने कौन सी गलती कर दी, मेरे लिए चाय बनाओ। रौब हुनूस कायम था। तुबा उसके सख्त लहजे की आदत नहीं थी। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। हमजा को भी इसका यूं हुक्म देना बिल्कुल नहीं भाया था। इतने मुलाजम है, किसी से भी बोल दो। तुबा ही क्यों बनाए? माथे पे वो तेवरी सजाए बोला था। वो इसलिए बनाएगी क्योंकि वो मेरी बीवी है। फैसल इत्मीनान से जवाब देता कुर्सी पर बैठा था। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? तुबा जो इनकी बातें सुनने में उसका हुक्म भूल गई थी, फट से चौकन ना हुई थी। जी जा रही हो। एक पल में ज़ाय किए बिना वो वहाँ से बोतल की जीन की तरह गायब हुई थी। तुम्हें सोना नहीं है? फैसल की बात पर हमजा रुख मोड़ गया था। साफ था वो अपनी बहन पर उसकी अजारादारी पसंद नहीं करता। रूठी हुई लैला की तरह क्यों बैठे हो? फैसल ने उसका मोबाइल छीना था। हमजा इस पर लपकता फैसल मोबाइल लेकर भागा था। वह हैरान हुआ था। वहाँ पर उसकी और ज़ारा की व्हाट्सएप चैट ओपन थी, जिसमें हमजा ने ज़ारा को मन्नतों भरे मैसेज भेजे थे कि वो एक बार कमरे से बाहर आ जाए। उफ, इतनी भी क्या बेकरारी, फैसल ने कह लगाया था। फैसल मेरा मोबाइल वापस करो वरना तुम्हारा हशर करूँगा। हमजा उससे मोबाइल चपेटने के अंदाज से लेता दूर जा खड़ा हुआ था। अच्छा ना मेरे भाई, सॉरी। फैसल दांतों की नुमाइश करता उसके करीब आया था। दफ़ा हो जाओ वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हमजा सुर्ख चेहरा लिए उसको 2-3 मुक्के जड़ गया था। ओके जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हारी मुलाकात कराने आया था, भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा। वो मुंह में बड़बड़ाता अंदर की तरफ गया। हमजा कुछ सोचते हुए उसके पीछे आया था। क्या वाकई ये मुमकिन है? वो फूले हुए चेहरे के साथ बोला था। नहीं अब मुमकिन नहीं। अच्छा सॉरी ना, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, की बात को सीरियस नहीं लेते। हमजा उसके गले में बाजू डालते
बोला था। ओके तुम जाओ, मिल लो ज़ारा से, मैं यहीं हूँ। जैसे ही कोई आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, फैसल एहसान करने वाले अंदाज में बोला था। पक्का? हाँ पक्का, फैसल खुश होते बोला था। मगर अगले ही लम्हे हमजा का चेहरा फिर से बुझा था। अब क्या हुआ? ज़ारा ने दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, और अगर मैं गया तो क़यामत भी आ जाए तब भी वो चुड़ैल दरवाज़ा नहीं खोलेगी। फैसल उसकी बात पर हंसता आगे बढ़ा था। चलो ट्राई करते हैं, फैसल कुछ सोचते हुए बोलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। ज़ारा जो सोने की तैयारी कर रही थी, नॉक करने की आवाज़ पर दरवाजे तक आई। कौन? फैसल शाह। क्या स्टाइल था, क्या काम है बंदरों के सरदार, वो भी ज़ारा अवन मुल्क था। यार दरवाज़ा खोलो, ज़रूरी बात करनी है। ज़ारा ने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों कोई ऐसी हरकत कर देंगे, मगर फिर भी क्या भरोसा, इसीलिए उसने फिर से सवाल किया। इतनी रात को क्या बात करनी है? दरवाज़ा खोलोगी तो बताऊंगा ना, और अगर नहीं खोलना तो दरवाज़ा तो भी बता दो। फैसल उकताए हुए लहजे में दरवाजे पर किक कर गया था। ज़ारा गुस्से से तनफन करती बाहर आई थी। क्या मौत? मगर सामने खड़े हमजा को देखकर उसके अल्फाज होने से ही अनकारी थे। फैसल उसके दरवाज़ा खोलते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया था। मुझे बात करनी है तुमसे। हमजा उसकी गुस्से भरी निगाहें खुद पर जमी देखकर मासूमियत से बोला था। मुझे नहीं करनी बात। ज़ारा दरवाज़ा बंद करती है। हमजा ज़बरदस्ती कमरे में दाखिल होता दरवाजे को लॉक करती लग गया था। उसका रुख किचन की तरफ था। आखिर अपनी जान से प्यारी झल्ली बेगम को भी तो देखना था, जो यकीनन उससे अच्छा खासा नाराज़ होने वाली थी। कोई ऐसे अपने मुलाजिम से बात नहीं करता जैसे उन्होंने मुझसे की। बहुत बुरे हैं आप। कभी बात नहीं करूँगी और कोई बात नहीं मानूंगी। बुरे शौहर, जल्लाद, अकड़ू। बस हल्का से नवाजी जा रही थी, ये जाने बगैर कि उसका जल्लाद शौहर पीछे खड़ा उसकी हर बात को लुत्फ से सुन रहा है। चाय नहीं बनी अभी तक? वही पथरीला लहजा। तो बड़ डर के मारे उछलती उससे 3 फीट की दूरी पर जा खड़ी हुई थी। बन रही है, वो मुंह फेरे बोली थी, जिसका साफ मतलब था नाराज़गी। ठीक है, मेरे रूम में ले आओ। फैसल उसकी नाराज़गी का नोट्स लिए बगैर वापस चला गया था। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। ये क्या बदतमीजी है हमजा, निकलो मेरे रूम से। ज़ारा उसका हरकत पर मजीद पारा हाई हुआ था। मैं तो नहीं जा रहा, वो सुकून से बोलता बेड पर बैठा था। अजीब ज़बरदस्ती है। ज़ारा ताज्जुब से उसे देखती गोया हुई थी। जब अपने शौहर को इतना तड़पाओगी तो ऐसे ही ज़बरदस्ती हो गई। जाने मन हमजा से दीवार से लगा था। अपने हिसार में जकड़ते मसनूई गुस्से से बोला था। इस अचानक हुई वारदात पर ज़ारा का सांस अटका था। ये इसका खामोश सा स्वीट और मासूम हमजा नहीं था। इसका प्यार भरा लहजा, लो देती आंखें और लफ्ज़ों से झलकती बेपनाह मोहब्बत, ये तो कोई और था। वो इसकी आंखों में ही खोई थी जब हमजा के लब मुस्कुराए थे। इसकी जानलेवा मुस्कुराहट ज़ारा को पलके गिराने पर मजबूर कर गई थी। ज़ारा को अपना दिल उसकी दिलनशीन मुस्कुराहट में डूबता महसूस हो रहा था, और आज पहली बार एक दूसरे को वो इतने करीब से देख रहे थे। इतनी फरमा बरदार कब से बन गई तू? हमजा इसकी लटों को अपनी उंगलियों पर घुमाते सख्त लहजे में बोला था। ज़ारा जो नज़रें झुकाए खड़ी अपनी सांसों की रफ्तार नॉर्मल करने में मसरूफ़ थी। इसे एकदम दादी की बात याद आई थी। मैं फरमा बरदार ही हूँ हमजा, मेरा अब छोड़ मुझे और यहाँ से जाओ। वो बमुश्किल अपने लहजे को मजबूत बनाते बोली। हमजा की पकड़ उसकी कमर पर मजीद मजबूत हुई थी। अच्छा तुम इस फरमा बरदार, फिर तुम्हें शौहर के हुकूक भी मालूम होनी चाहिए। हमजा की मायनी खेज नजरें और उसका सवाल इसे बहुत कुछ बावर करवा गया। हमजा प्लीज़ लीव मी। ज़ारा तेज़ होती सांसों में बमुश्किल बोल पाई थी, क्योंकि इतनी जल्दी उतर गया फरमा बरदारी का भूत। उसका शरीर लहजा ज़ारा को रुख मोड़ने पर मजबूर कर गया। इधर देखो मेरी फरमा बरदार बीवी। हमजा ने उसके गुलाब जैसे नरम गालों को छुआ था। इसकी कुर्बत ज़ारा की जान पर बनी थी। तुम बोला ना, मेरी मर्जी के बगैर। हमजा उसके लबों पर उंगली रखी थी। मैं आज भी अपने वादे का पाबंद हूँ, मगर क्या करूँ, मेरी तमाम बेकरारियों का हल सिर्फ तुम्हारे पास है। जाना। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते ज़ारा का दिल 100 की रफ्तार से भागने लगा था। ओके, तुम मुझे वो बात बताओ जो पिछले 3 दिन से बताने की कोशिश कर रही हो मगर बता नहीं पा रही। हमजा उसकी उसकी गैर होती हालत पर तरस खाते दूरी बनाए बोला था। ज़ारा हैरान हुई थी, उसे कैसे पता चला? तुम्हारी ये जो झील सी गहरी आंखें हैं ना, मुझ पर सारे राज आया कर देती है। हमजा उसकी नज़रों में सच झिलमिलाता सवाल पड़ चुका था। ज़ारा नर्वस हुई थी। उसने सर तपाव अपने इश्क में डूबी इस लड़की को देखा था। वो बोल्ड और तेज़ तरार सी लड़की आज उसकी ज़रा सी कुर्बत में सहम गई थी। उसकी नज़रें बार बार ज़ारा की छोटी सी नाक का तवाफ़ कर रही थी, जिसमें कुछ दिन पहले नोज़ पिन पहनी थी। मुझे बस माफ़ी मांगनी थी। ज़ारा की बात ने उसे हैरत में मुब्तला किया था। मैं तो सदमे से ही मर जाऊंगा ज़ारा। हमजा मीर माफ़ी मांग रही है। हमजा शरारत से बोलता हंसा था। ज़ारा का
दिल तो चाहता कि सर फाड़ दे उसका, मगर वो इसके इतने नज़दीक खड़ा था कि ज़ारा की पलकें ही उठने से इनकारी थी। हाथ क्या चलाती? वैसे किस बात की माफ़ी? हमज़ा के सवाल पर उसे शर्मिंदगी हुई थी। वो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। ज़ारा को अचानक उसकी नज़रों में सख्ती उतरती महसूस हुई थी। सॉरी, वो उंगलियां चटकाती मासूम शक्ल बनाए बोली थी। खून का बदला खून होता है, वैसे ही थप्पड़ का बदला थप्पड़ होता है। बदला चुकाओ, माफ़ी मिल जाएगी। वो इतनी शर्मिंदगी से बोला था कि ज़ारा को अपनी आंखें भीगती महसूस हुई। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ज़ारा की मीचें अपने गाल उसके सामने कर गई थी। हमज़ा को इस पर जी भर के प्यार आया था। उसने बेसाख्ता अपने लब ज़ारा के गाल पर रखे थे। ज़ारा को करंट लगा था। वो पीछे होती हमज़ा ने अपने हिसार में उसे कैद किए सीने से लगाया था। बदला ले रहा हूँ हमज़ा, उसकी घुरी को इग्नोर करते इत्मीनान से बोला था। ज़ारा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। ये नोज़पीनी इंतहाई हसीन लग रही है तुम पर। वो इसके सतवान नाक को चूमते कमरे से बाहर निकल गया था। अगर वो कुछ देर और रुकता तो ज़रूर वादा खिलाफी कर जाता। ज़ारा तेज़ी से कमरा लॉक करती अपनी अबतर होती हालत को संवारने लगी थी। वो शीशे के सामने आती उसमें नजर आते अक्स को देखा था। हमज़ा की मोहब्बत को याद करते उसने बेसाख्ता हाथों से अपना चेहरा छुपाया था। वो पुरानी ज़ारा कहीं दूर जा सोई थी। यह तो हमज़ा मीर के इश्क में दीवानी ज़ारा हमज़ा मीर थी। उसकी नासास सांस लेने वाली ज़ारा मीर थी। दिल ही दिल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती सोने लेटी थी। यस, फैसल की आवाज़ पर वो मुंह बनाते कमरे में दाखिल हुई थी। चाय का कप रखते वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तूबा के बढ़ते कदम रुके थे। यहाँ आओ। इसके तहमकुमाना लहजे पर तूबा की आंखें भर आई थी। नहीं आना मुझे, आप बुरे हैं, इंतहाई बुरे शौहर हैं आप। नहीं आओगी मैं आपके पास, वो भराई आवाज़ में बोलती तेज़ी से आगे बढ़ी थी, मगर सामने दीवार से टकराई अपने सर को मलने लगी थी। फैसल उसके सामने दीवार बने खड़ा था। मेरे रास्ते से हटो। वो खूंखार शेरनी बनी धाड़ी थी। ना हटो तो, फैसल पर सुकून सा कहता हाथ बांध के खड़ा था। तो मैं आपको मारूंगी। तोबा अपने छोटे छोटे हाथों के मुक्के बनाते उसको मारी जा रही थी। फैसल उसकी हरकत पर मुस्कुराया। मेरी झल्ली बेगम, उसे सीने से लगाया था। छोड़िए मुझे, आप बुरे हैं, जल्लाद हैं। आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, बगैर गलती के भी गुस्सा करते हैं। आखिर वो रोने लगी। अगर मैं गुस्सा ना करता तो अभी तुम यहाँ ना होती। और हारे हुए भी लहजे में बोला था। उसकी बेदाग पेशानी पर अपने लब रख गया। तोबा खुद में समेटी थी। आप तो ऐसे बोल देते हैं, डांट देते हैं, क्या ज़रूरत थी उसकी? सोई अभी भी वहीं अटकी थी। अच्छा, सॉरी ना। फैसल ने अपने दोनों कान पकड़े थे। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। अब डांटेंगे? कभी नहीं। फैसल उसके गाल खींच के मुस्कुराया। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फैसल की बात पर उसका बुझा बुझा सा चेहरा खिल उठा था। पर गिफ्ट क्यों? मेरी बर्थडे तो नहीं है। तो वह थोड़ी पर हाथ रखे बोली थी। ये गिफ्ट नहीं, मैंने हमारे निकाह के बाद देना था, मगर इतने पंगे हुए कि मुझे याद ही नहीं रहा। फैसल अलमारी से प्यारा सा केस निकालता मुड़ा था। ये लो, खोल के देखो। तुबा ने उसके हाथ से वो केस थामा था। वाह फैसल, ये तो बहुत प्यारा है। तुबा ने दिल से तारीफ की थी। पर यह काफ़ी महंगा लग रहा है। तुबा ने उसकी खूबसूरती और नफासत को देखते अपनी राय दी थी। उसने फैसल की तरफ देखा था, जो इसके फेस एक्सप्रेशन देखने में मसरूफ़ था। जो चीज़ मेरी बीवी पर खूबसूरत लगेगी उसे फैसल शाह अपनी बीवी की जीनत बना देगा, ख्वाह वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। फैसल उसके हाथ से वो नफीसी डायमंड की मोतियों की चैन लेते पहनाने लगा था। उसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते तुबा की जान जा रही थी, मगर जान असल मायनों में तब निकली जब उसने अपनी गर्दन पर फैसल के होठों का लम्स महसूस किया था। वो दूर हटती। फैसल ने उसे उसके पेट की गिर्द बाजू बांधे थे। दूर जाने का सोचना भी मत। फैसल की सरगोशी ने उसकी रही सही जान निकाल दी थी। आपको नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।